पहले दिमाग में सपना देखना सीखो। वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी वही चीज बोलते हैं, हर कोई यही बोलता है, सपना देखो। वो यू ड्रीम ड्रीम ड्रीम, जितने बड़े सपने देखोगे आपकी रियलिटी उतना अच्छा होगा। IG Drones is one of the suppliers to the Indian Armed Forces during Operation Sindoor. And we tried, we failed 100+ times, and finally we succeed. I got the inspiration that Odia can actually sell just by challenging that stereotype. Made in India, made for the globe. अचानक मुझे कोई बोला कि आर यू गाइज कैपेबल। मुझे ये लगता है यू मस्ट हैव बॉट इट समवेयर। दिल पे बहुत बुरा लगा, क्योंकि प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, ये मेरे मदर का किचन का ही प्रोजेक्ट था जिसमें मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ। बट आई डिडंट रिप्लाई, कुछ भी नहीं रिप्लाई किया, बट आई टुक ए प्लेज, आई विल डेवलप समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि हर घर में मुझे कलाम चाहिए। हम वहाँ से मोटिवेशन लिए और बोले हम भी रॉकेट बनाएंगे। ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेसर, वो सबको लगा हम पागल हो गए, क्योंकि पहले बोल रहे थे कि सैटेलाइट, अभी बोल रहे रॉकेट। हाँ, तू दिवाली रॉकेट पक्का बना लेगा, और कुछ बनाए ना बनाए दिवाली रॉकेट तो पक्का बनाएगा। मैंने सोचा जो दिवाली रॉकेट है उसको भी बनाना मुझे नहीं आता है, मैं वहीं से चालू करता हूँ ना। और जैसे ही प्रधानमंत्री साहब ने वो न्यूज पढ़ा, उनको लगा कि छोटे से उड़ीसा के छोटे से गांव से आते और उन्होंने एक रॉकेट बनाया, उनको अच्छा लगा। एंड देन ही इंस्ट्रक्टेड इसरो। मैंने जो पूरा जर्नी लिखा, जो इंटरनेट में कनेक्ट किया, 2000 लोगों से जुड़ा, जैसे पावर ऑफ डिजिटल मीडिया, द डिजिटल रिवॉल्यूशन। प्रधानमंत्री साहब ने बोला 2030 में भारत को ड्रोन कैपिटल बनाना है, ड्रोन हब बनाना है, देश में ही ड्रोन बनाया जाएगा। और जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें ओनली भारतीय ड्रोन ही यूज होंगे। आप मुझे ये बताइए कि IG ड्रोन्स ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका निभाई? एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे, अगर कोई आपकी कैपेबिलिटी पे शक करता है, आपको कम आंकता है, तो आपका रिस्पॉन्स क्या होगा? हो सकता है हम में से कुछ लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दें, या फिर हम में से कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनको गुस्सा आ जाएगा, या कुछ ऐसे लोग होंगे जो इग्नोर कर देंगे, ये जाने दे यार। या फिर हमारे GDP पॉडकास्ट के अगले गेस्ट की तरह उस चैलेंज को मौका समझेंगे और फिर एक ऐसी कंपनी खड़ी कर देंगे जिसको देश विदेश में इज्जत मिले, लोग सलाम करें। Ladies and gentlemen, join your hands together to welcome the CEO and founder of IG Drones, Bodhisattva Sangapriya. Bodhisattva, welcome to the GDP podcast. नमस्ते, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू GDP पॉडकास्ट। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। उड़ीसा से हो तो मैंने कहा शुरुआत ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रभु का नाम लेते हैं कि ये पॉडकास्ट में फील आए और लोगों को मजा आए। जय जगन्नाथ, जय भारत। वाह, क्या बात है। तो उड़ीसा की धरती से हो आप, बोधिसत्वा, जन्म वहीं हुआ, तो थोड़ा सा अपने बचपन के दिनों के बारे में बताओ। परिवार कैसा था, घर का माहौल कैसा था? सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन उड़ीसा ओनली। सो मैं जैसे बच्चा था, छोटा बच्चा जैसे पैदा हुआ था, तो वैसे मैं देख रहा था कि जो DRDO का टेस्टिंग रेंज है, उसे माई होम टाउन इज क्लोज टू द DRDO टेस्टिंग रेंज इन उड़ीसा। अच्छा, जगह क्या होगी क्या? DRDO चांदीपुर टेस्टिंग रेंज है। अच्छा। तो ये DRDO के जो रॉकेट्स जितने सारे लॉन्च हुए, अब ये बिलीव नहीं करोगे, मैं स्कूल का छुट्टी लेता था बहाना मार के कि ये रॉकेट लॉन्च आज तो देख लूं। क्या बात कर रहे हो? ये बात है। तो मतलब आपको अपने घर से दिखता था? मतलब मेरे घर से दिखता था, वो टेस्टिंग होता था जो मेरे घर से दिखता था। तो मैं वो पैशनेट था, मुझे नहीं पता था कि वो उसमें होता क्या है, रॉकेट जाके ऊपर करेगा क्या, पर वो इतना छोटा था कि मुझे देख के मजा आता था कि ये देखना है। कोई बच्चा दूसरे काम के लिए छुट्टी लेते, बहाना मारते, पर मुझे वो रॉकेट जब फायर होता था वो देखने के लिए मैं छुट्टी लेता था। अच्छा, तो वहीं से मेरा बचपन चालू हुआ जी। तो बचपन में मैं, माई होम इज ऑल्सो क्लोज टू बे ऑफ बंगाल। तो बचपन में मुझे लगता था कि वो तो सब तो पढ़ाई कर रहे हैं, मैं भी पढ़ाई कर रहा था,
क्लास में फर्स्ट सेकंड आ रहा था तो मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था। मुझे लगता था कुछ ना कुछ तो करूं। उसके लिए मेरे पापा को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जाता है। क्यों? मेरे पापा के पास आज भी एक लाइब्रेरी है, पर्सनल लाइब्रेरी, उसमें 30,000 किताबें हैं, 30,000 किताब। Wow. एंड मोस्ट ऑफ देम, उसको मैं जब क्लास 7th पहुंच गया तब तक मैंने लगभग 20,000 बुक्स मैंने पढ़ लिया था मेरे पापा के लाइब्रेरी से। वो मुझे अलाउ भी किए कि नहीं, पढ़ो 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 पढ़ो। तो वहाँ से मुझे बहुत सारा चीज़ सीखने को मिला और कुछ मुझे हमेशा लगता था कि मैं करूँ कुछ। तो हमारे 99 साइक्लोन जो हुआ था उसमें उड़ीसा में बहुत ज़्यादा, जो सुपर साइक्लोन था, बहुत ज़्यादा डिवास्टेटिंग था। तो मेरे गांव में क्या होता है कि ये सिंस इट्स क्लोज टू बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी के पास ही है, तो उसमें क्या होता है बहुत टाइम साइक्लोन आता है, लोगों को पता ही नहीं चलता है। सो मैंने अपने दोस्तों को बुलाया, बोला कि हम तो एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिसमें मेरे गांव के लोगों को पता चल जाएगा कि साइक्लोन आ रहा है। तो आई बिल्ट ए कम्युनिटी रेडियो। अच्छा। यस, फ्रॉम डिस्कार्डेड मटेरियल। तो वो टाइम पे कोई इंटरनेट हुआ नहीं करता था, पर मेरे पापा ने मुझे किताब गिफ्ट किए थे, कबाड़ से जुगाड़। वो किताब में जितना जो नहीं था, पर वो नाम मेरे दिल पे बस बैठ गया था, कबाड़ से जुगाड़। तो कबाड़ से कैसे उसको नए इनोवेशन बना सकते हो, वो मैंने देखा। छोटा छोटा करके बहुत बार कोशिश करने के बाद, फेल करने के बाद, मैंने एक फाइनली कम्युनिटी रेडियो बनाया। अच्छा। तो कम्युनिटी रेडियो तब तक मैं क्लास 5-7 के आसपास था। तो कम्युनिटी जैसे रेडियो बनाया मैंने लोगों को पहले सोचा कि ये बताऊं कि साइक्लोन आ रहा है, ये आ रहा है। फिर मुझे लगा कि ये एक एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म भी हो सकता है। आज के टाइम पे आप जो 92 जो बिग FM और बाकी जो रेड FM, वो सब जब काम करते हैं, मुझे लगा मेरे गांव का ये FM स्टेशन बनेगा। तो कम्युनिटी रेडियो मेरे गांव के छोटे छोटे बच्चों को बुलाता था, क्योंकि मैं बच्चा था, तो बच्चे के सरदार बन गया। तो उनको बोला आओ गाना गाओ, वो आओ यहाँ स्पीच दो। तो ऐसे ऐसे करके चला। वो भी थोड़ा फिर बच्चों को सिखाया, वो फिर आगे चले। तो बचपन से कुछ ना कुछ तो मैंने किया। ऐसा नहीं कि कभी एक भी सिंगल डे नहीं होगा जिसमें मैंने बोला नहीं आज तो सोना है। फिर एक बार कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स हर वक्त करते रहे। हर वक्त। जैसे ही मैं स्कूल में जब बहुत छोटा था, तो मैं स्काउट्स एंड गाइड में था, भारत स्काउट्स एंड गाइड। तो मुझे यूनिफॉर्म हमेशा से अच्छा लगता था। जैसे ही मैं यूनिफॉर्म देखता था, मेरे अंदर में कहीं ना कहीं मेरा खून खोलता था, नहीं ये तो मुझे पहनना है। तो मैं जैसे ही हाई स्कूल में एंट्री कर गया, तो उसमें एनसीसी था, नेशनल कैडेट क्रॉप्स। सो एनसीसी मैंने ज्वाइन किया। और फिर मुझे पता चला कि एनसीसी का सबसे बड़ा जो गोल होता है, वो रिपब्लिक डे परेड में एक बार परेड करना होता है। जो 26 जनवरी का राजपथ का परेड होता है, वो करना होता है। तो मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा चीज वो बन गया कि मुझे रिपब्लिक डे परेड में परेड करना है। सो आई बिकेम द बेस्ट कैडेट ऑफ उड़ीसा डायरेक्टरेट, राज्य का सबसे बना। फिर RDC 2010 में मैंने हिस्सा लिया। तो देन मुझे लगा कि मैं हमेशा से NDA ज्वाइन करूंगा। पता चला कि NDA इज द बेस्ट वन। तो अगर आपको एलिट ऑफिसर बनना है तो वो आपको NDA जाना पड़ेगा। तो आई ट्राइड हार्ड, ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज आई कुडंट ज्वाइन NDA। तो बोधिसत्व, ये इंजीनियरिंग की कहानी कहाँ से शुरू हुई? हर बच्चा 12th में जेई एग्जाम दे देता था, मैं भी दे देता था, दिया था। तो ऐसे भी करके घूम फिर के IIT तो नहीं हुआ, NIT भी नहीं हुआ। तो फिर एक स्टेट यूनिवर्सिटी था मेरे उड़ीसा में, तो वहाँ हो गया। अच्छा। तो जैसे ये इंटीमेशन आया, मेरे पापा बोले वहाँ ज्वाइन कर ले। मैंने बोला क्यों? बोले नहीं तू ज्वाइन कर, फिर तेरे को पता चलेगा। सो इट वाज ए 75 years old इंस्टीट्यूशन, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ इंडिया। तो आज के टाइम पे 65,000 इंजीनियर्स वहाँ से निकले। अच्छा। तो मैं जैसे ही ज्वाइन किया, मुझे उतना मजा नहीं, मुझे लगा इंजीनियरिंग तो है। मुझे पहले लगता था इंजीनियरिंग क्या है, ये जो लोग एडवर्टाइजमेंट करते टीवी में कि कोडिंग करो, एक IT का जॉब करो, टाई सूट बूट पहन के जाओ, नौकरी करो, वो वाला है इंजीनियरिंग। मुझे नहीं पता था। अच्छा, उससे थोड़ा इतना कनेक्ट फील नहीं होता था? नहीं फील होता था। मैं तो हमेशा से करूंगा, वो फौज में जाऊंगा, गोली चलाऊंगा, वो एक्शन वाला मूड वाला आदमी हूँ। वो फिर मेरे को जमा नहीं कि फिर पापा बोले नहीं चलो मैं तुम्हें छोड़ के आता हूँ। एंड वो मुझे एक चीज बोले कि भाई एंट्री इज इंपॉर्टेंट। एक बार एंट्री हो जाए फिर एग्जिट तेरे हाथ में। एंट्री मैंने तेरे को करवा दिया, तू मान ले फोर्सफुली किया, कुछ भी किया, तेरे को गाइड करके मैंने यहाँ डाल दिया हूँ। यहाँ से कैसे निकलेगा वो भी तेरी जिम्मेदारी है। और मेरे पापा एक ही बार मेरे कॉलेज गए हैं, वो एक ही दिन है। अच्छा। उसके बाद कभी गए ही नहीं है। तो वो मुझे छोड़ दिया कॉलेज के गेट के सामने, वो बोल के छोड़ दिया। अंदर मैं चला गया। एंड नेक्स्ट डे मेरा एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ रोबोटिक्स क्लब का। मेरी यूनिवर्सिटी के सीनियर्स थे वो रोबोटिक्स क्लब में। वो दिखाया कि वो कैसे लाइन फॉलोइंग रोबोट बनाते हैं, कैसे पोल क्लाइंबिंग रोबोट बनाते हैं।
जो मुझे लगा कि ये क्या है, ये तो इंजीनियरिंग मुझे लगा था कोडिंग होगा, टाइप साइप बूट पहनेंगे, ये क्या चीज़ है, ये रोबोट क्या बना रहे। फिर अगले दिन आए एक ऑटोमोबाइल क्लब, सुपरा ऐसे ही बहा ऐसे ही के, वो बोले कि हम फार्मूला कार्स बनाते, वो दिखाए भी फार्मूला कार्स, वो कैंपस में चलाए। वो मुझे तब तक ड्राइविंग नहीं आता था, तो पर मैंने देखा कि मेरे सीनियर्स गाड़ी बना के खुद ही चला रहे, तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। फिर कोडिंग तो अपना एरिया है। अब ये तो मैं पूछा फिर मेरे सीनियर्स को कि ये है, बोला जो रांचो वाला जो चीज देखा था ना 3 इडियट्स में, ये बिल्कुल यही है। मैंने बोला एग्जैक्टली, ये जो पढ़ाई हो रहा है वो सब नहीं है। तो करिकुलम ऐसे ही इंटरेस्ट नहीं था, एक्सीडेंटल इंजीनियर हूँ, एक्सीडेंटल जेई मिला था, पर हूँ मैं इंजीनियर, ओरिजिनल इंजीनियर, जिसका पास कोई टैग नहीं था। मैं सारे क्लब्स में चला गया। चलो इंजीनियरिंग कॉलेज में थोड़ा बहुत वो सीनियर जूनियर का होता रहता है। मैंने बोला जो हो करेंगे। मैं तो फौज से आता था, मतलब एनसीसी में ट्रेंड था, मेरे सीनियर मेरा 2 इंट्रो ले लेंगे, उसमें होता क्या है कुछ नहीं, तो मैं सह लेता था। तो मैं जाके सीखा, तो आई जॉइंड रोबोटिक्स, आई जॉइंड ऑटोमोबाइल, आई जॉइंड सो ऑल अदर यूनिवर्सिटी क्लब्स। वो टाइम पे एट ए टाइम सब बोला मैं सीखूंगा, 24/7 उसी क्लब में बैठा रहा, बोला सीखूंगा सीखूंगा सीखूंगा। कुछ दिन सीखा, फिर सीखने के बाद थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में एक सर्किट बनाया, इसमें एक बटन दबाओ ये होगा, आर्डिनो में थोड़ा कोड कर दो, ये सेंसर में ये आउटपुट आ जाएगा। तो ये सब छोटा छोटा चीज़ प्रोजेक्ट किया, मुझे लगा बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं तो हाँ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर में बना रहा हूँ, आर्डिनो में कोड करके मुझे ऐसा लगा कि मैं सुपर कंप्यूटर बना रहा हूँ। फिर मुझे लगा बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। एक दिन आई डायल्ड माई फादर, मैंने बोला पापा आप जानते हो मैं आर्डिनो में कोड करता हूँ। मेरे पापा समझ नहीं पाए, बोले आर्डिनो क्या होता है। मतलब नहीं, एक सर्किट है उसमें, मैं ये प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, मैं वो प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। आई टोल्ड सो मेनी थिंग्स। मेरे पापा खुश हुए, बट फिर थोड़ा साइलेंट हुए। बोला आप सुन पा रहे हो? तो बोले हाँ, बट डू नो कि तुम जो क्या कर रहे हो उसका क्या काम है? मैं बोला हाँ वो सर्किट है, वो अच्छा काम कर रहा है, मेरा प्रोजेक्ट है। बोले नहीं, वट एवर यू आर डूइंग प्लीज टेल मी व्हाट इज द यूज ऑफ दैट टेक्नोलॉजी इन कॉमन मैन्स लाइफ। आम आदमी के जिंदगी में ये जो बना रहे हो प्रोजेक्ट, उसका क्या यूज है? मेरे पापा नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो ही इज बेसिकली एन एडवोकेट। तो उनका क्वेश्चन, सो इट साइलेंस्ड मी फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स। मुझे मेरे पास जवाब ही नहीं था कि सच में क्या है। मैं ढूंढता रहा कि भाई नहीं, मैंने जो अभी तक जितने भी एक्सपेरिमेंट किया, किसी कोई काम ही नहीं है उसका जिंदगी में लोगों का। उसके बाद क्या हुआ? मैं फोन रखता हूँ, मैंने रखा। फिर आई गॉट माई पर्पज ऑफ माई लाइफ, वट एवर आई विल डू वट एवर द टेक्नोलॉजी आई विल डू, इट शुड एक्चुअली सॉल्व कॉमन मैन्स लाइफ सम प्रॉब्लम। अदरवाइज ये कोई प्रपोज ड्रिवन नहीं है तो मैं फिर उसको करूंगा नहीं। देन मैं आई स्टार्टेड डेवलपिंग ए सीरीज ऑफ प्रोजेक्ट्स, 1 2 3 4 5 करके मैंने ऐसा बहुत सारा प्रोजेक्ट चालू करा। फिर एक दिन दशहरा का छुट्टी आया, जैसे उड़ीसा में बहुत बढ़िया तरीके से दुर्गा माता का वो सेलिब्रेशन होता है, बहुत लंबा छुट्टी होता है, 10-15 दिन का छुट्टी होता है। मैं कॉलेज से फिर चला गया, अपने घर चला गया। जैसे ही आई वॉज इन होम, सो आई ओवरहर्ड ए हीटेड डिस्कशन बिटवीन माई फादर एंड मदर। और जो पापा थे और मम्मी थे, वो दोनों ऐसे डिस्कशन कर रहे, थोड़ा हीटेड टोन में। मैंने बारीकी से सुनने के लिए कोशिश किया। मेरे मम्मी वो कंप्लेन कर रही थी कि आप तो टाइम पे नहीं करते हो, आप तो इतने बिजी आदमी हो, घर का काम कौन करेगा, वो आप एलपीजी सिलेंडर नहीं लाते हो, मैं कैसे कुकिंग करूं, वो आप बार बार ऐसे करते हो, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है बोल देते हो। मैंने बोला तो मम्मी है तो घर का मामला है, बट तो सही भी बोल रही है, वो तो खुद के लिए थोड़ी मांग रही है कि मुझे मेरा काम है, तो घर के लिए है, घर का प्रॉब्लम है। मैंने बोला जो भी पापा ने बोला था कुछ तो करो जिसका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। मैंने बोला जो सीखा हूँ उससे कुछ हो सकता है क्या? मैंने फिर प्रॉब्लम को स्टडी किया। होता क्या है, पापा टाइमली बुक नहीं कर पाते, उनको भूल जाते हैं, ऐसा नहीं कि इंटेंशनली करते। सो आई डेवलप्ड ए डिवाइस, द डिवाइस विल कंटिन्यूअसली मॉनिटर द एलपीजी सिलेंडर। अच्छा, तो वेट देखता रहेगा उसका। वेट देखता रहेगा, छोटा सा डिवाइस है, वेरी सिंपल। द मोमेंट इट गोज बिलो ए क्रिटिकल लेवल, इट विल ऑटोमेटिकली, द डिवाइस विल ऑटोमेटिकली डायल अप द आईओसीएल सर्वर। अच्छा, उसको फोन करेगा ऑटोमेटिकली। अब ये सुने हो ना, 1 दबाव बुकिंग के लिए, 2 दबाव बुकिंग के लिए, डीटीएमएफ टोन्स बोलते हैं उसको। तो इट विल ऑटोमेटिकली प्रेस 1 2 3 4, वो करके एक बार एलपीजी सिलेंडर खत्म होने से दूसरा सिलेंडर आ जाता था। तो मैंने डिवाइस बनाया और मेरे मदर को गिफ्ट किया। सो माय मदर वाज सुपर हैप्पी। सो शी वाज माय फर्स्ट कस्टमर। वैलिडेशन मुझे मिला, मेरा कस्टमर, मेरे यूजर ने मुझे पहले बोला कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, फिर उनको मैंने प्रॉब्लम सॉल्यूशन करके प्रोडक्ट दिया, और प्रोडक्ट जैसे ही मिला बोला बढ़िया है। सो आई गॉट द वैलिडेशन फ्रॉम द माय फर्स्ट कस्टमर। और मुझे ये लगा अगर मैं मेरे मदर के
किचन के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं तो मैं बाहर निकल के दुनिया भर के जो जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व कर सकता हूं। मेरा चालू तो मदर के किचन से ही किया। कमाल है, कमाल है, कमाल है। मदर के किचन से इनोवेशन की जर्नी शुरू हुई, फिर अगला पड़ाव क्या है? फिर आगे चल के मैंने बहुत सारे और सीरीज ऑफ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स किया, और मैं कभी अपने आप को किसी डोमेन में रिस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहता हूँ। आज मेरे टाइम पे मुझे कोई पूछता है कि तुम जो इंजीनियरिंग की हो कौन से ब्रांच से की हो, मुझे थोड़ा उसमें डिस्कम्फर्ट फील होता है कि मैं किसी ब्रांच से रेस्ट्रिक्टेड नहीं हूँ, मैं इनोवेटर हूँ। मेरा काम ही है सॉल्व करना। और किसी में आज के टाइम पे डाइवर्सिफाइड नॉलेज काम करता है। आज के टाइम आप नहीं बोल सकते कि मैं कोडर हूँ, ऐसा नहीं करता है, काम हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे डोमेन पे काम किया। सो वन सच इनोवेशन, आई वाज प्रेजेंटिंग इन ए नेशनल एक्सपो इन अहमदाबाद। सो द एक्सपो नेम वाज मेकर फेस्ट। तो मेकर फेस्ट में मैं ऐसे ही एग्जिबिट कर रहा था और भीड़ में से कोई एक सज्जन आए तो एंड उन्होंने बोला, आर यू गाइज कैपेबल? तब तक 2 दिन का एक्सपो था, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। मतलब वो अटेंड कर रहे थे और उन्होंने अटेंड कर रहे थे। ऐसे भीड़ में से कोई पूछा, आर यू गाइज कैपेबल? तब तक वो भीड़ पूरा था, सब कोई हर बढ़िया बढ़िया करके बोलते रहते। अचानक मुझे कोई बोला कि आर यू गाइज कैपेबल? मैंने बोला कैपेबिलिटी के ऊपर क्यों आया क्वेश्चन? तो मैंने पूछा, सॉरी सर, समझा नहीं मैंने। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अभी सुना कि तुम उड़ीसा से हो। मैं बोला हाँ मैं उड़ीसा से हूँ। थोड़ा प्राउडली बोला मैं हाँ मैं उड़ीसा से हूँ, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है VSS बुर्ला, वहाँ से पढ़ाई क्यों? बोले मैंने हाँ वही, बट मुझे नहीं लगता कि उड़ीसा के बच्चा और फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है ऐसा कोई प्रोजेक्ट खुद बनाए। मुझे ये लगता है यू मस्ट हैव बॉट इट समवेयर। दिल पे बहुत बुरा लगा क्योंकि प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं था, ये मेरे मदर का किचन का ही प्रोजेक्ट था जिसमें मैं इमोशनली अटैच्ड हूँ। मैं उसको खुद अपने आंखों में वो प्रॉब्लम को देखा, फिर अपने आप में सॉल्व किया और फिर उसको बनाया। और ये कोई मुझे तुरंत बोल दे रहा है, मेरे सामने बोल दे रहा है कि नहीं तुमने कहीं से खरीद के लाया। बहुत बुरा लगा, बट आई डिडंट रिप्लाई, कुछ भी नहीं रिप्लाई किया। बट आई टुक ए प्लेज, अपने दिल में ही एक मैंने प्रण ले लिया कि आई विल डेवलप समथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री एंड दैट विल बी द इंसर्ट टू दिस जेंटलमैन। पता नहीं था क्या बनाऊं, इनोवेशन टेक्नोलॉजी में बनाऊं, स्पेस में बनाऊं, कुछ भी बनाऊं। क्या एज थी तब? पढ़न एज कितनी थी तब? मेरे एज तब 18 साल होगा। तो बोधिसत्वा, उस वक्त जब ये इंसिडेंट हुआ तो आई एम श्योर यू मस्ट बी वेरी हर्ट। काफी नेगेटिव इमोशंस भी आ रहे होंगे, गुस्सा भी आ रहा होगा। तो ऐसे में आपने अपनी एनर्जीज को कैसे चैनलाइज किया? Figuring out the problem is the biggest challenge. The moment you figure out something, the moment you figure out the problem, then you can actually take help from others, from professionals, from experts to solve your problem. कई साल पहले पर्सनल कंप्यूटिंग में एक प्रॉब्लम था। एक सज्जन थे स्टीव जॉब्स, he figured it out. Then he took help from Steve Wozniak and a couple of other engineers to solve that. This is how the entire personal computer revolution happened. दुनिया के जो बहुत बड़े इनोवेटर्स है वो सबसे पहले प्रॉब्लम को ही आइडेंटिफाई करते हैं। ऑब्जर्वेशन को मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं कहीं भी जाता हूँ तो ऑब्जर्व करता हूँ कि इसका कहीं प्रॉब्लम हो सकता है क्या। छोटा सा डोर अगर ओपन भी नहीं हो रहा है प्रॉपरली, उसमें डोर स्टॉपर को कैसे इनोवेट किया जा सकता है, ऐसे छोटा सा अप्रोच भी मैं लेता हूँ। तो वो ढूंढता रहा पर उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो क्या एग्जैक्टली बनाऊँ उसमें मुझे मजा नहीं आया। तो एक दिन एक न्यूज निकला, बहुत बड़ा न्यूज था। क्या था? इसरो लॉन्च्ड 104 सैटेलाइट्स इन ए सिंगल मिशन। जो हमारा देश का जो स्पेस एजेंसी है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा दुनिया में सबसे पहला टाइम 104 सैटेलाइट को एक ही रॉकेट में डाल के स्पेस में लॉन्च कर दिया। मैं टेक एंथुजियास्ट हूँ बचपन से ही, मुझे बहुत अच्छा लगा, सबको अच्छा लगा होगा, देश के लिए गौरव की बात है। बट द थिंग इज, मैंने जब न्यूज को बारीकी से पढ़ा, अंदर पढ़ा, apart from the headline, 2 lines written inside that grand news that touched my heart. Out of those 104 satellites, 2 satellites were made by students from Chennai and students from Pune. And that was the aha moment for me. And I thought, if students from Chennai and students from Pune can build their own satellite, why not students from Odisha? मैं क्यों नहीं बना सकता हूं, मेरे दोस्त क्यों नहीं बना सकते, मेरे कॉलेज में क्यों नहीं बना सकते? वो अगर बना पाएंगे, वो भी तो इंजीनियरिंग बच्चे हैं। मैंने बोला मैं बनाऊंगा।
देन आई गैदर्ड ए टीम ऑफ 40 पीपल, माई सीनियर्स, बैचमेट्स, माई जूनियर्स, सबको मिला है। 250 लोगों का इंटरव्यू किया मैंने, फिर अच्छा, 40 interview लोग किया? डेफिनेटली। तो आई पोस्टेड इन सोशल मीडिया कि भाई इसरो के लिए हम एक सैटेलाइट बनाएंगे। हालांकि तब तक इसरो के साथ कोई बात भी नहीं हुआ था, मैंने पोस्ट ही कर दिया, मैंने इसरो के लिए एक सैटेलाइट बनाएंगे, उस इज इंटरेस्टेड यू अप्लाई ऑन दिस गूगल फॉर्म। तो वो 250 लोगों ने अप्लाई किया, मेरे सीनियर्स भी अप्लाई किए थे। दैट्स हाउ मैं कैप्टन था, मेरे सीनियर्स मुझे रिपोर्ट कर रहे थे। तो 40 लोगों का टीम क्या है, पूरा कंप्लीटली डाइवर्सिफाइड टीम है। कोई केमिकल से लिया, कोई सिविल से लिया, कोई मैकेनिकल से लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया। और अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई एरोस्पेस डिपार्टमेंट नहीं था, तो एरोस्पेस ही नहीं था, तो बाकी सब था। और सब जोशीले बंदे थे कि कुछ तो करेंगे जिंदगी में। तो 40 लोगों ने मिला, फिर बोला करेंगे क्या ना। मैंने पूछा कि इसरो से बात हो गया, मैंने बोला नहीं हुआ। बोले अभी बात करते हैं। तो मैं लेटर लिखना चालू किया, सो ऑल्सो सेंट मेल्स, लेटर्स। तो आई सेंट अ कपल ऑफ लेटर्स, नॉट एग्जैक्टली कपल्स, एक्चुअली डजन्स ऑफ लेटर्स टू इसरो। तो इसरो को फर्स्ट ईयर का बच्चा कोई लेटर लिखता है, हमें मदद कर दो, क्यों करेगा? वैसे जाके गवर्नमेंट सिस्टम में वो जाके स्पैम बॉक्स में गिरता है, यहाँ जाके कोई लेटर बॉक्स में गिरता है, तो नहीं करता है। वो पेटी ऑब्वियस है, वो हमें एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। बट मैंने किया, बहुत ट्राई किया, पर नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा नहीं, दूसरे तरीके से उसको अप्रोच करते हैं। मेरा जो एलुमनाई बेस है वो काफ़ी लंबा, काफ़ी बड़ा है। सो इट्स वाइब्रेंट एलुमनाई बेस, वो ऑल अक्रॉस ग्लोब है। एक एलुमनाई वहाँ डिप्यूटी डायरेक्टर थे सर्विंग। तो मैं बड़े परेशान होकर ढूंढते उनका फिर फेसबुक प्रोफाइल मुझे मिल गया। तो मैंने उनको मैसेज किया फेसबुक में, सर मुझे मदद चाहिए, मैं एक सैटेलाइट बनाना चाहता हूँ। उनको ये न्यूज़ भेज दिया जो पुणे और चेन्नई वाले बच्चों ने बनाया था। मैंने बोला सर ऐसा बनाऊंगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, थोड़ा 1 महीने बाद बात करते हैं। फिर 1 महीने बाद उनका टाइम स्लॉट मिला, मैं उनको फ़ोन किया, साहब ये मुझे बनाना है। बोले ठीक है, मैं समझता हूँ तू बनाना चाहते हैं, अच्छा काम करना चाहते हैं, बट जानते हैं नीड्स फ्यू करोड्स, प्रिसाइजली 10-15 करोड़ ऑफ फंडिंग, वो तब जाके कि स्पेस ग्रेड का सैटेलाइट बनेगा। मैं बोला 10-15 करोड़? हाँ, और ये 15 साल भी चाहिए। दिस इज हाउ ऑल्सो प्रथमा फ्रॉम IIT बॉम्बे, दे ऑल्सो बिल्ड देयर ओन सैटेलाइट। 15 साल क्यों? बोलेगा बहुत टाइम लगता है, एक बैच करेगा, फिर वो नहीं कर पाएगा, फिर दूसरे बैच आएंगे, हैंड होल्डिंग होगा, ट्रांसफर होगा, काफी टाइम लग जाएगा। मैं बोला 15 साल तो सर नहीं है, इंजीनियरिंग तो 4 साल है, मेरा तो 4 साल है रही थी, उसके बाद तो बीटेक खत्म हो जाएगा, मैं कैसे रहूंगा कॉलेज में? तो वर्क हार्ड सर, 4 साल में करने के लिए कोशिश करेंगे। बोले उन्होंने पूछा पैसा का, फंडिंग का कैसे करोगे? मैं बोला सर आई एम फिगरिंग आउट समथिंग। बोले ठीक है, तू देख, तू करना चाहता तो। वो नहीं बोले कि तू नहीं कर पाएगा, डिस्करेज नहीं किया, बोले ट्राई कर। तो मैं अगले दिन क्या किया, जाके मेरे वाइस चांसलर के पास पहुंच गया। अच्छा, हाँ, मैंने वाइस चांसलर को पूछा, साहब आई नीड 15 करोड़, डायरेक्टली पूछा, सर मेरे को 15 करोड़ आप दे दो। सर ने बोला कि 15 करोड़, व्हाई यू नीड 15 करोड़? मैंने बोला सर वो एक स्टूडेंट प्रोजेक्ट है हमारा, एक सैटेलाइट बनाना चाहते हैं जो इसरो के साथ वो लॉन्च होगा, सर उसके लिए 15 करोड़ चाहिए। बोले स्टूडेंट प्रोजेक्ट के लिए यूनिट 15 करोड़? बोला यस सर। बोले मैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, एक स्टेट रन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, डू यू नो हाउ मच आई गेट फॉर एनुअल मेंटेनेंस? मैंने बोला नहीं सर, आइडिया नहीं है बहुत। बोले आई हार्डली गेट 1 करोड़ फॉर एनुअल मेंटेनेंस एंड यू आर आस्किंग मी 15 करोड़ फॉर ए स्टूडेंट प्रोजेक्ट। तुम्हारा CGPA था कितना था लास्ट सेमेस्टर में? मैंने बोला सर नहीं बता सकता। बोले यू गो बेटर फोकस ऑन योर स्टडीज, फालतू काम मत करो, जाके पढ़ाई करो, CGPA सुधारो अपना, फिर जाके एंट्रेंस लिखना और इसरो ज्वाइन करना अगर सच में काम करना चाहते हो। मैंने बोला सर नहीं सर वो करना चाहता हूँ। बोले जाओ, एंड ही अनऑफिशियली पास्ड एन ऑर्डर कि कोई प्रोफेसर इसको लैब में अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि ये रैंडम एक्सपेरिमेंट करने के लिए बात कर रहा है, एंड नोबडी इवन अलाउड अस। तो मैं ऐसे वापस आया, ना 15 करोड़ मिला, ना वो 15 साल भी नहीं है, तो आके ऐसे लैब में एंट्री बंद, लैब में एंट्री भी बंद हो गया, तो बाकी सारे काम भी नहीं कर पाऊंगा अभी। तो जाके फिर एक रूम में बैठे थे ऐसे इवनिंग में, तो मेरे 40 लोगों का टीम भी बैठा था, हम बैठे थे, पूरा मायूस थे। सो जस्ट अबाउट टू ड्रॉप द आइडिया, से प्रोडक्ट कुछ बने, प्रोजेक्ट कुछ बने, उससे पहले ही आइडिया के लेवल पे ही ड्रॉप कर रहे। बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं इतना तामझाम किया था, 250 लोगों का इंटरव्यू लिया था, टीम बनाया था, सब कुछ किया था, तो काफी उसमें से 3-4 महीना ऐसे ही चला गया था। तो मैंने टीम को पूछा कि व्हाई वी आर ड्रॉपिंग द आइडिया? माय टीम रिप्लाइड ये सब वही प्रॉब्लम है, 15 साल 15 करोड़, इतना पैसा इतना टाइम हमारे पास नहीं है। मैंने बोला क्यों, हमारे उसके ऊपर क्यों डिपेंडेंट है, इज देयर एनी अदर अल्टरनेटिव? मैंने अपनी टीम को पूछा, टीम ने बोला नो, इफ यू विल बिल्ड अ सैटेलाइट you will only go to ISRO to launch it, because in India ISRO के पास ही रॉकेट है, बिल्कुल किसी के पास और नहीं है। तो मैंने बोला
तो हम सैटेलाइट क्यों बना रहे हैं? बोले हम तो सैटेलाइट ही बना रहे हैं ना, अब तो आप ही तो बोले हो सैटेलाइट बनाएंगे। मैं बोला हाँ सैटेलाइट बना रहे तो, बट इसरो अगर नहीं देगा तो कैसे बनाएंगे? इफ इसरो इज द bottleneck, let's drop the idea of building our own satellite. Let's build the rocket fast. तब तक तो सैटेलाइट बनाने के लिए बोल रहा था। पता नहीं मेरे जो 40 मित्र थे, जो टीम मेंबर्स थे, मैंने जैसे ही बोला कि हम रॉकेट बनाएंगे, तुरंत बोले हम बनाएंगे रॉकेट। हाँ बोले हाँ बनाएंगे। पता नहीं था क्यों, ऐसे डिवाइन फोर्स और समथिंग, आई डोंट नो, बट दे पूरे कन्विक्शन के साथ एग्री, पूरा कन्विक्शन के साथ बोले कि हम बनाएंगे रॉकेट। बहुत अच्छा लगा, बट जैसे ही रूम से बाहर निकले, ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेसर, वो सबको लगा हम पागल हो गए। क्योंकि पहले हम बोल रहे थे कि सैटेलाइट, अभी बोल रहे रॉकेट। एनीवे इन आवर सोसाइटी वी थिंक कि रॉकेट साइंस इज समथिंग डिफरेंट। वो तो आम आदमी का बस की बात नहीं है, और यहाँ बात हो रहा है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चों के बात है। वो बोल रहे कि हम रॉकेट बनाएंगे, तो सबने मजाक उड़ाया हमारा, बहुत अच्छे से मजाक उड़ाया। मेरे दोस्तों ने, पर्टिकुलर मेरे बैचमेट्स ने, जूनियर्स तो नहीं कर सकते, बैचमेट्स ने बहुत जोर से मजाक उड़ाया। वो बोले हाँ तू दिवाली रॉकेट पक्का बना लेगा, और कुछ बनाए ना बनाए दिवाली रॉकेट तो पक्का बनाएगा। मैंने बोला ठीक है जो है। मैंने कभी रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैंने सो व्हाट आई बिलीव, सो यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ बाय योर एक्शन नॉट बाय योर वर्ड्स, सो वो होना चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है। तो बोले हमारा हॉस्टल में दिवाली में वार ऑफ हॉस्टल होता है, पटाखे का कंपटीशन होता है फोड़ने का, तुम इस बार रॉकेट बना के सारे सप्लाई करना। ऐसे ऐसे मजाक उड़ाए। मैंने बोला अगर इतना मजाक उड़ाते तब वहीं से चालू करते, क्योंकि जो क्या है ना, द फैक्ट कि हम मजाक तो लेते, दिल पे ले लेते। मैंने सोचा जो दिवाली रॉकेट है उसको भी बनाना मुझे नहीं आता है, मैं वहीं से चालू करता हूँ ना, वो भी छोटा चीज है बट वो बनाना भी मुझे नहीं आता है। तो मैं एक फायरवर्क्स का एक क्लस्टर था, कुछ लोग मिलके वहाँ बनाते थे, लोकल है, मैं वहाँ पहुंचा। मैं बोला ये कैसे बनाते हो आप? उन्होंने फिर मुझे बताया कि कौन पाउडर ऐसा ऐसा मिक्स होता है, ये होता है। सो आई स्टार्टेड लर्निंग दिवाली रॉकेट कैसे बनता है। मेरा जो सबसे पहला जो रॉकेट बना था वो 30 सेंटीमीटर का था, हाथ में ही पकड़ के मैं बैठ पाता हूँ। तो वहां से मैंने चालू किया फ्रॉम ए दिवाली रॉकेट। वी ट्राइड, वी फेल्ड। एक बार नहीं, बार फेल्ड। वी फेल्ड 100+ times. Finally we succeeded. And our rocket reached to an altitude of 16,000 feet AGL. Wow. And it became Asia's first multipurpose student rocket. क्या बात है। Got registered on Limca Book of Record. ये कौन सा साल था? ये 2017 की बात बोल रहा हूँ। And it became Asia's first multipurpose rocket. It became a national news. जैसे ये चीज हुआ, नेशनल न्यूज बन गया। हर अखबार इसको छापे छोटे मोटे करके, क्योंकि छोटा सा गांव से आते थे। एक रॉकेट बनाए, लिम्का बुक में रिकॉर्ड में शामिल हुआ। तो एक बार उसी न्यूज को ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रेड दैट न्यूज। सुबह के अखबार जब पढ़ते थे प्रधानमंत्री, तो वो टाइम पे एक बार वो प्रधानमंत्री साहब ने इसको पढ़ा। अच्छा। और जैसे ही प्रधानमंत्री साहब ने वो न्यूज पढ़ा, उनको लगा कि ये कैसे बच्चे हैं कि छोटे से उड़ीसा के छोटे से गांव से आते हैं और उन्होंने एक रॉकेट बनाया, ये कैसे है पॉसिबल। उनको क्यूरियोसिटी आया, क्योंकि प्रधानमंत्री है उत्सुक, हर चीज को बारीकी से वो देखते। उनको अच्छा लगा। एंड देन ही इंस्ट्रक्टेड इसरो, द सेम इसरो, उनको एक पत्र लिखा, यू गो फिगर आउट कि बच्चे जो है 40 जो बच्चे हैं वो कैसे ये बना पाए। द एक्सपेरिमेंट दे आर डूइंग टुडे, 1980s में एक जमाने में विक्रम साराभाई भी ऐसे ही पागलपंती के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका साथी थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। वो जो बच्चे ही ऐसा कुछ कर रहे हैं क्या, जाके फिगर आउट करो। फिर इसरो ने एक हाई लेवल डेलीगेशन टीम, इंक्वायरी टीम, व्हाटएवर यू नेम इट, उन्होंने भेज दिया मेरे यूनिवर्सिटी में। सो दे लैंडेड इन रायपुर एयरपोर्ट। सो रायपुर एयरपोर्ट इज क्लोज टू माई यूनिवर्सिटी। अच्छा। सो मैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ के एक बॉर्डर इलाका से आता हूँ। तो जैसे ही पहुंचे वो, फिर दे डायल्ड अप माई वाइस चांसलर। तो मेरे वाइस चांसलर को बोले कि वी आर कमिंग फॉर एन इंक्वायरी, की आपने जो रॉकेट वाला अपने यूनिवर्सिटी में बनाए बोले हो, वो उसके लिए मैं इंक्वायरी। मेरे वाइस चांसलर ही गॉट पैनिक्ड। कौन सा इंक्वायरी, क्या है, ये तो बच्चे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो ही कॉल्ड मी, बोले कि तूने क्या कर दिया ये सब। मैंने बोला नहीं सर, मैंने तो बस रॉकेट उड़ाया। बोला नहीं, सारे रायता तूने फैलाया है। आई एम एन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सो आई कैन नॉट फेस दिस इंक्वायरी एंड ऑल, सो यू गो फेस द इंक्वायरी टीम। तुम जाओ, तुम कर देख लो अपना, तुम्हारा नौकरी नहीं जाएगा, मेरा चला जाएगा।
तो मैंने बोला सर ठीक है, मैं तो ऐसे भी किया हूँ, मैं आएगा कोई पूछेगा तो मैं जो किया हूँ कर दूंगा, बोल दूंगा। तो आए पूछे, तो बोले कि सबसे पहले द मोमेंट दे एंटर्ड इनटू माय कैंपस द फर्स्ट क्वेश्चन वाज शो अस योर रॉकेट propulsion लैब, क्योंकि अगर रॉकेट बनाए हो तो लैब होगा। propulsion लैब तो होगा, अदरवाइज उनके बनाए कैसे? तो शो अस योर रॉकेट propulsion लैब। I took 1 hour to convince them, sir, we literally don't have a rocket propulsion lab. हमारे पास है ही नहीं सर। हम जो रॉकेट बनाए हैं सर, व्हाट एवर द रॉकेट, व्हाट एवर द टेक्नोलॉजी वी हैव बिल्ट, वी हैव एक्चुअली बिल्ट इन आवर हॉस्टल बैकयार्ड। क्योंकि वही खाली जगह था, क्योंकि लैब तो अलाउ ऐसे भी नहीं था, मैं अलाउड नहीं था लैब में। हॉस्टल के पीछे जो खाली जगह था, मेरे दोस्त लोग वहाँ क्रिकेट खेलते थे, मैं उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मुझे दे दो थोड़ा टाइम, मैं उसमें रॉकेट का एक्सपेरिमेंट कर लूँ। वो दिए थे, वहीं में मैंने रॉकेट बनाया। हॉस्टल के जो डॉर्मेटरी है वहां मैंने असेंबली किया, एंड ये उनको They couldn't believe it. दे कुडंट बिलीव इट। आप भी बिलीव नहीं करोगे, कोई भी नहीं करेगा कि रॉकेट हॉस्टल के पीछे कोई टेस्टिंग कर सकता है, डॉर्मेटरी में कोई असेंबल कर सकता है। उनको नहीं लगा, जमा नहीं। वो बोले नहीं ये तो नहीं है। थोड़ा दूर गए, वो 4-5 लोग मिलके थोड़ा बात किए, मैंने सुना। वो बोले कि ये सर आज के टाइम पे इंटरनेट आने के बाद वो कोई वीडियो एडिट करके वो डाल देते, प्रधानमंत्री साहब के पास ऐसे किसी ने भेज दिया और साहब ने फिर हमें भेज दिया, ये कोई प्रोपागंडा चीज़ है, कोई इंटरनेट सेंसेशन वायरल है। नहीं बोला, मेरे 4 साल की मेहनत, 100+ टाइम्स के फेल्यूर्स, वो कोई इसी को इंटरनेट सेंसेशन बोल रहा है। मैंने हाथ जोड़ के जो आए थे डेलीगेशन टीम, उनको बोला साहब एक बार तो सुन लो क्या बनाए हैं, एक बार तो देख लो साहब, फिर बाद में आप डिसाइड करना। वहाँ एक सज्जन थे डेप्यूटी डायरेक्टर, वो बोले नहीं एक बार बच्चा बोलता है तो सुन लेते हैं। तो उन्होंने सुना, उन्होंने बैठा, तो बोला चलो 5 मिनट सुन लेते हैं, पर दे सेट डाउन विद अस फॉर नेक्स्ट 6 आवर्स। Wow. Bit by bit deep dived our technology and finally convinced we have really built a rocket. बोधिसत्व गजब कहानी है। लेकिन एक चीज बताओ, एक्चुअली रॉकेट बनाया कैसे? We crowdsourced the knowledge. उस वक्त तो ये कॉन्सेप्ट बड़ा नया होगा, लेकिन ये बताओ ये क्राउड सोर्सिंग एक्चुअली किया कैसे तुमने? 2014 में वो टाइम पे फेसबुक हुआ करता था, वो टाइम पे कोई लिंक्डइन नहीं होता था, प्रोफेशनल नेटवर्क, आई सर्च द बेस्ट स्पेस साइंटिस्ट और मुझे मिल जाए, फेसबुक हुआ करता था। व्हाट आई डिड, आई सेट अ टारगेट फॉर माय टीम मेंबर्स, 40 लोगों के लिए। ईच ऑफ देम विल कॉन्टैक्ट एटलीस्ट 20 पीपल। कौन है वो लोग? Whosoever has written something word space on their profile. And you want to believe we have contacted around 2000 space scientists all across globe. Wow. उनको मैसेज किया, सर प्लीज हेल्प अस, प्लीज टीच अस रॉकेटरी। 2000 लोगों से, एक नासा, एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी, एक रशियन स्पेस एजेंसी, और बाहर के लोग ज्यादा ओपन थे नॉलेज शेयर करने के लिए। हम इंडिया में यू नीड टू एक्सेप्ट इट, हम थोड़ा नॉलेज शेयर करने में हमें झिझकपन महसूस होता है। हम सोचते हैं कि पेटेंट पब्लिश कर देंगे, जर्नल पब्लिश कर देंगे, पर्टिकुलरली पीपल हु बिलोंग्स टू द एकेडमिक्स, बट हम पब्लिक में कैसे बनाए वो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा हिचकिचाते हैं हम। बट उन्होंने बताया दिस इज हाउ देयर इकोसिस्टम इज मोर इवॉल्व्ड देन अस। तो उन्होंने बताया, सिखाया। कोई पूरा रॉकेट कैसे बनता है कोई नहीं सिखाया, बट थोड़ा थोड़ा करके सिखाया। किसी ने रॉकेट के फिन कैसे डिजाइन होता है सिखाया, किसी ने नोज करने सिखाया, किसी ने प्रोपल्सन कैसे मिक्स होता है, बेटर प्रोपल्सन कर सकते हो वो सिखाया, कैसे सुपरसोनिक स्पीड एक्सेस अचीव कर सकते हो वो सिखाया। थोड़ा थोड़ा करके कोई सिखाया, पर हमने सीखा। 2000 लोगों से थोड़ा थोड़ा ज्ञान लिया। क्या बात है। और 4 साल लिए, 100 बार फेल हुए, बट सक्सेस तो मिला। दिस इज व्हाट द क्राउड सोर्सिंग ऑफ नॉलेज इज। एंड जैसे ही इसरो ये बात सुना, उनके डेलीगेशन को भी बात पता चला, बोला इससे भी हो सकता है क्या? मैंने बोला हुआ है सर, आपके सामने है। एंड देन दे डिस्कस्ड एंड बोले ऑन द स्पॉट दे डिसाइडेड दे विल कंप्लीटली टेक ओवर द प्रोजेक्ट। करंटली इट्स नोन एज इसरो VSLV. So VSLV stands for VSSOT, my university name. VSSOT Satellite Launch Vehicle. So it's a small scale sounding rocket acquired by ISRO. तो ऑन स्पॉट्स उन्होंने डिसाइड किया कि प्रोजेक्ट को कम्प्लीटली टेक ओवर करने के, और जो मेरे जो टीम मेट्स है, जो बाकी भी जूनियर्स जो जुड़े हुए, उनको एक्सपोजर मिलेगा टू वर्क विथ इसरो लाइव प्रोजेक्ट्स। तो इसरो के जो मंगलायन है, चंद्रयान है, उसमें से हमें काम करने का मौका मिलेगा, और बाकी प्रोजेक्ट को आगे लेके चलेंगे। ऑन द स्पॉट ये डिसाइड हो गया। कहानी अच्छा लगा, क्लाइमैक्स है वो, क्लाइमैक्स प्रधानमंत्री साहब को अच्छा नहीं लगा।
ये रिपोर्ट बना के पीएम ऑफिस में भेज दिए। पीएमओ में जैसे ही भेजे, पीएमओ ने उनको दोबारा एक सवाल पूछा, व्हाट अबाउट द फ्यूचर जनरेशन, अगर फिर से कोई बोधी और उसके दोस्त आने वाले समय पे कोई बोधी ऐसे निकल के आए और जो ऐसे बोले कि मैं भी मनाना चाहता हूँ, फिर से उनका न्यूज़पेपर में न्यूज निकलेगा, प्रधानमंत्री साहब पढ़ेंगे, फिर जाके इसरो कुछ करेगा। दे आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू इसरो एंड इसरो बोला नहीं नहीं नहीं, विल डू समथिंग सस्टेनेबल एंड दे डिसाइडेड एंड फाइनली they decided and built India's first space innovation center in my university in Sambalpur in Odisha. It's not in Delhi, Mumbai, Bangalore, any top tier 1 cities. ये छोटे से गांव से, and I laid the foundation stone of that ISRO Space Innovation Center. दिस इज सच अ माइलस्टोन मोमेंट इन योर लाइफ बोधिसत्व। और मैं ये सोच रहा हूं कि ये मोमेंट हम सब चाहते हैं हमारी जिंदगी में हो, लेकिन बड़ी मुश्किल से ऐसे मोमेंट्स आते। तो आपको क्या लगता है ये क्यों हुआ? 40 बच्चों ने, जब दुनिया ने उनको बोला पागल हो, सरफेरा हो, उन्होंने सोचा कि हम जो पैशन फॉलो कर रहे हैं, जिस मिशन में है, उसी में लगे रहेंगे। तो परसिवरेंस वाज इंपॉर्टेंट। जो जर्नी था, उसी जर्नी में जो 40 बच्चों ने पागलपंती दिखाए, उसी पागलपंती का नतीजा आज इसरो को देश का सबसे पहला स्पेस इनोवेशन सेंटर वो 40 बच्चों के पागलपंती की वजह से बना। आज अगर हम कर पाए हैं, मैं ये मानता हूं देश के हर युवा, हर छात्र ये इसको चीज को कर सकते थे। वैसे एक चीज बताओ, ये 2000 साइंटिस्ट ने आपकी क्यों मदद की, आपको क्या लगता है? बिकॉज ऑफ 2 रीजन। फर्स्ट, बिकॉज वी वर स्टूडेंट्स, हम पढ़ाई करते थे। मैं आज अगर आप फाउंडर आइजोटोन बोलूंगा ना, वो मुझे इनवॉइस भेजेंगे। सेकेंड, वी कम फ्रॉम ए लो रिसोर्स सेटिंग इन इंडिया। भारत के एक छोटे से गांव से आते थे और छात्र थे और सीखना चाहते थे। इसी वजह से ही 2000 लोगों ने हमें ऑन ए प्रो बोनो बेसिस दे ऑल हेल्प्ड अस आउट। तो ये एक्चुअली आपकी ताकत थी जो अक्सर हम अंडर एस्टिमेट कर लेते। एब्सोल्युटली, यू डोंट नीड एलीट पिन कोड्स। टियर 1 सिटी में बैठने के बाद आप सोचते हो कि लैब में बैठने के बाद इनोवेशन कर सकते हो, नहीं है। इनोवेशन के लिए आपके पास वो फायर होना चाहिए, आपके पास वो परसिवरेंस होना चाहिए, जो कोई भी बच्चा, भारत का कोई भी बच्चा किसी भी छोटे से गांव से निकल के कर सकता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री तो इसी बात पे जोर देते हैं, और इससे बेहतर कोई टाइम ही नहीं है एक्चुअली। माननीय प्रधानमंत्री यही चीज ही बोलते हैं। जब इसरो टीम ने मुझे पूछा कि तुम्हें ये मोटिवेशन कहां से मिला, मैंने बोला माननीय प्रधानमंत्री से। बोले कैसे? माननीय प्रधानमंत्री तुम्हें बताए? मैंने बोला हाँ, प्रधानमंत्री साहब ने बताया। बोले कैसे? मैंने बोला टीवी पे। बोले टीवी पे होता है ना? बोलो क्या बताए? मैंने बोला सर ने बोला, प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि हर घर में मुझे कलाम चाहिए। हम वहां से मोटिवेशन लिए और बोले हम भी रॉकेट बनाएंगे। आज जब हम डिजिटल इंडिया के बात बोल रहे, क्यों बोल रहे? क्योंकि पूरा भारत को एक करना है। जो भागलपुर का जो बच्चा है और भोपाल का जो बच्चा है, दोनों के पास एक्सेस सेम होना चाहिए। और डिजिटल इंडिया के तहत ही हुआ। मैंने जो पूरा जर्नी लिखा, जो इंटरनेट में कनेक्ट किया, 2000 लोगों से जुड़ा, इज द पावर ऑफ डिजिटल मीडिया, द डिजिटल रिवॉल्यूशन। तो हम डिजिटल इंडिया के मिशन के तहत इसको वो कर पाए। तो ये पूरा कहानी हुआ। इसरो इसको कंप्लीटली टू कवर कर लिया। तब तक मैं फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में पहुंच गया था। जब इंजीनियरिंग में आप पढ़ाई कर रहे हो इंजीनियरिंग, और आप फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर में पहुंचते हो, आप कितना अवार्ड्स जीते हो, कितना मेडल्स पाए हो, कितना पेटेंट छपाए हो, कोई मायना नहीं रखता है। तो सोसाइटल प्रेशर इज, हैव यू गॉट द प्लेसमेंट, जॉब, नौकरी मिला कि नहीं मिला, उतना बोल दो। मुझे ही पूछे नौकरी मिला कि नहीं मिला, मैं कुछ नहीं बोला, थोड़ा साइलेंट रहा, इग्नोर किया। 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, 1 सेमेस्टर गुजर गया, फाइनल सेमेस्टर तो आ गया। अभी कैसे इग्नोर करूं? पहले मेरे अपने जो को फाउंडर है ओम प्रकाश, वो मेरे साथी थे, हम बैचमेट हैं, हम दोनों साथ में बैठे, इसी प्रोजेक्ट का साथी थे। तो बोले 9 to 5 तो नहीं कर पाएंगे, इतना सब किए, इसरो आया, वो सब कुछ हुआ, 9 to 5 तो हमसे नहीं होगा, हम तो करेंगे तो कुछ तो अपना खुद करेंगे। बोल के खुद तो कुछ करना चाहते हैं। ये जो प्रोजेक्ट मैंने बनाया, उसी टाइम पे काफी सारे मेंटर्स मेरे साथ जुड़े थे, मोस्टली फ्रॉम द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि हालांकि हूं मैं वहां से, तो मेंटर्स वहीं से। हम दोनों ने उनको फोन किए, बोले सर नौकरी करना नहीं चाहते, खुद का कुछ बनाना चाहते हैं, अभी फिगर आउट नहीं किए क्या बनाएंगे, बट थोड़ा गाइड कीजिए। तो बोले कि दूसरा कुछ प्रोजेक्ट बनाना चाहता हूँ। मैं बोला नहीं सर, खुद का कंपनी बनाऊंगा, खुद का बिजनेस बनाऊंगा। कंपनी तो टाइम पे आइडिया ना, कंपनी खुद का कुछ बिजनेस बनाना चाहता हूँ। वो किसी का नौकरी वो थोड़ा जम नहीं रहा है, नहीं कर पाऊँ।
सबने मुझे लगभग जो बोले, सबका यही चीज था, मत बनाओ। मैंने फिर से दोबारा फोन किया, मैंने बोला सब कैसे बोल रहे ना बनो। मैंने पूरे पूछा, एक मेरे बहुत क्लोज थे, तो वो मुरुगप्पा ग्रुप आज के टाइम पे लीड करते हैं। मैं उनको पूछा कि साहब ये सब ने मना किया बट नहीं बोल रहे कि क्यों मैं नहीं करूं। वो बोल रहे कि तुम थोड़ा जाओ, अभी पढ़ाई करो, एमएस करो। सो दे आर आस्किंग मी कि तुम्हें एलओआर चाहिए क्या, हम लिख के दे देते, एमएस में तुम्हारा अच्छा हो जाएगा, और नहीं तो फिर एटलीस्ट तो आईआईटी चला जाओ एमटेक करने के लिए। मैं बोला नहीं तो आप बोलोगे तो मैं किसी आर&डी फार्म में अच्छे से रिकमेंड कर देंगे। ये ऐसा क्यों बोल रहे? बोले वो देखो थोड़ा एज गैप है, इसलिए तुम्हारे साथ ओपन अप नहीं हो पा रहे। असल बात ये है कि सिंस यू हैव प्रूव्ड योरसेल्फ एज एन इनोवेटर, वो इनोवेशन में ही काम करो। एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा डिफरेंट चीज है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ऑल अबाउट सेलिंग। तुम्हें वो बेचना आना चाहिए। जो प्रोडक्ट बनाए हो उसको बेचना, तुम बेच पाओगे कोई जरूरी नहीं है, हो भी नहीं सकता। इसलिए उन्होंने मना किया। मैं फिर से सबको फोन किया, मैं बोला सर इसके लिए, बोला हाँ उसके लिए ही मना किए। मैंने बोला क्यों? So somebody told me like, see, we are Odias. हम उड़िया है, so we better contribute to the knowledge economy. With due respect, we are not an Marwadi, Sindhi, Gujarati, we are Odias. हम डिजाइन ही नहीं हुए धंधा खून में करने नहीं के है। लिए। खून में नहीं है, अपने डीएनए में नहीं है। मुझे बहुत बुरा लगा। एक दिन एक बार कोई मुझे मेरे टेक्निकल कैपेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन किया था, मैंने रॉकेट बनाया। मुझे बोला ये फिर से वही कहानी फिर से रिपीट हो रहा है, वो कहानी कि नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। मैं बोला करूंगा। मैंने फिर ओम प्रकाश को बोला कि मेरे जो को फाउंडर है, मैंने बोला भाई करते हैं, पता नहीं क्या होगा। सो वेरी इन अर्ली 20s, इवन इफ वी फेल विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, पता नहीं क्या करूंगा, होगा आगे चल के जो होगा होगा। सो आई लाइक टू आल्सो मेंशन, मेरे सारे लोगों ने बोला कि उड़िया लोग कैन नॉट सेल। So do you know the first overseas trading community है क्या? इंडिया का नाम है उड़ियास। उड़ियास colonized the entire Southeast Asia. Really? Exactly. तो कलिंगा, the Bay of Bengal currently known as, earlier it was known as कलिंगा सागर। Yes. और वहां से जाके जो इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, द एंटायर साउथ ईस्ट एशिया, द किंग ऑफ काम्बोड का जो काम्बोडिया का जो सबसे पहला किंग थे, फॉर्मलाइज्ड किंग, इज एन ओडिया। सो दे ऑल कॉलोनाइज्ड इट। मैं उनको, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, उनको बोला जाता है साधावस। दे ट्रेड विथ ऑल दिस साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज। तो वहां से मैंने बोला वो अगर कर सकते थे आज से 400 साल, 500 साल, 1000 साल पहले, तो हम तो कर ही लेंगे। ये जो बोल रहे कि उड़िया के हमारे डीएनए में नहीं है, तो गलत बात है। मेरे तो वही, मैं उसी डीएनए से निकला हूं। यही है कि अभी माइंडसेट चेंज हो गया, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा हूं, तो करूंगा। तो हम दोनों बोले कि बेचेंगे, तो क्या बेचेंगे, पता नहीं था क्या बेचेंगे। फिर हम डिसाइड किए कि जो बना है उसको पहले बेचना चालू करते हैं, rather than innovating something again new and then going for आप selling. फोकस सेलिंग पे आ गया कि वो करके दिखाना। 100%, क्योंकि वो दिल पे लग गया था ना। मैं थोड़ा वो सरफेरा आदमी, लोगों का क्या प्रॉब्लम होता है, वो जो दिल पे ले लेते वो करके दिखाते। वो पागलपंथी होना ही चाहिए। हर इनोवेटर्स पागलपन होना ही चाहिए। हर क्रिएटिव आदमी एक्चुअली पागलपंथी थोड़ा तो है, नहीं तो नहीं करेगा कैसा, आउट ऑफ बॉक्स वो सोचेगा कैसा। तो हम दोनों बोले कि वही करते हैं। तो मैंने पास में आदित्य बिरला का एक बहुत बड़ा एल्यूमिनियम प्लांट था, इंटीग्रेटेड विद पावर प्लांट। तो हिंडाल्को ओन करता था उसको, आदित्य बिरला का सब्सिडरी है। तो मेरे एक एलुमनाई थे वहाँ, तो वहाँ सीनियर ऑफिसर थे, मैं उनको कांटेक्ट किया। तो मैंने बोला सर वो आपको एक आप तो यहाँ इस एरिया का बहुत बड़ा इंडस्ट्री हो, मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ कुछ आके। वो बोले ठीक है, मैं गेट पास बना के तुम्हें देता हूँ। तो उन्होंने मुझे गेट पास बना के दिया। सो वी वेंट देयर एंड वी प्रेजेंटेड आवर सोल्यूशन कि हमने एक रॉकेट बनाया है, हमने एक सैटेलाइट बनाया है। उन्हें भी उसके बाद एक सैटेलाइट भी बना लिया था। तो रॉकेट विल गो अप टू लाइक 40 किलोमीटर। फिर वो रिमोट सेंसिंग करेगा। किसका रिमोट सेंसिंग करेगा? मेरे पापा ने बोला था, मैं फिर से वो रिवाइज करूंगा आपको, कि वट एवर यू डू विथ ए पर्पज। जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो फिर मुझे याद आया कि रॉकेट तो ऊपर जाके फिर नीचे आ जा रहा है, इसका पर्पज क्या है? इसमें थ्रिल मिलता है, पर्पज नहीं है, इसका इम्पैक्ट नहीं है। सो व्हाट वी फिगर्ड आउट, मेरे जो इंजीनियरिंग कॉलेज था, इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय सर विश्वेश्वराय, फादर ऑफ इंजीनियरिंग। एंड वो बनाए थे वो कॉलेज को। क्यों बनाए थे? इट इज क्लोज टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्दन डैम, जो हीराकुद डैम है, उसी के पास में बगल में मेरा कॉलेज बैठा है।
पिछले जमाने में जो 100 रुपया का नोट आता था उसके पीछे जो तस्वीर था वो मेरे कॉलेज का था, हीराकुद। हीराकुद रिजर्व एंड तो अटैच टू वन। अच्छा, उसमें कॉलेज की फोटो है? हाँ, अच्छा, जो बिल्डिंग है वो मेरा कॉलेज है। अच्छा, सो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, आई रिमेम्बर दैट नोट। यस वही है। तो मैं सोचा कि इतना बड़ा चीज है, अभी बहुत सारे मेरे कॉलेज अगर उसी के लिए बना है मेंटेनेंस के लिए, ये तो बहुत सारे रिसर्च किए होंगे, ऐसा नहीं कि वो गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन है, किए तो होंगे। मैंने देखा एक भी रिसर्च नहीं है। वो टाइम पे हमारे उड़ीसा में बहुत बड़ा प्रॉब्लम एक चल रहा था कि वाटर क्राइसिस, इवन दो उड़ीसा सो क्लोज टू बे ऑफ बंगाल, हमारे पास वाटर क्राइसिस, क्योंकि जो सॉल्ट वाटर नहीं, जो रेगुलर वाटर होता है तो उसका में क्राइसिस था। वो एक विवाद छिड़ गया था छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा के बीच में अच्छा, कि महानदी किसका क्राइसिस। So the पानी river का। is महानदी, हीराकुद is built on that, तो पानी में मैं सोचा ये तो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है। अगर पानी यहाँ से नहीं आ रहा है, एक पानी उड़ीसा में तो पानी चाहिए, ये पानी की शॉर्टेज क्यों है, ये आज तुरंत अचानक क्यों हो रहा है। जैसे छत्तीसगढ़ बोला कि अपर डैम, एक डैम बनाएंगे, तो ऐसे इशू एक आ गया। मैंने सोचा इसका है क्या रूट कॉज, सो एनालाइज्ड इट, एक स्टडी किया। फिर पता चला कि बिकॉज ऑफ द सिल्टेशन इन द रिजर्वर, तो रिजर्वर का कैपेसिटी वो श्रिंक कम हो गया। तो मुझे फिर मेरा प्रपोज मिल गया। सो माई रॉकेट विल गो अप टू लाइक 40 किलोमीटर। व्हाई 40 किलोमीटर? एट 40 किलोमीटर द काइंड ऑफ कैमरा वी आर यूजिंग, वहां से मेरे जो सैटेलाइट डिप्लॉय होगा वो पूरा एंटायर हीराकुद के रिजर्वेयर को देख सकता है, वो रिमोट सेंसिंग कर सकता है, एंड वी आर एबल टू एस्टिमेट द एग्जैक्ट सिल्टेशन। 75 ईयर्स ओल्ड डैम रिजर्वर, उसके बाद कभी उसका सिल्टेशन मेजरमेंट ही नहीं हुआ था। मुझे मेरा प्रपोज मिला, मैंने उसको पब्लिक में बोला, लोकल कम्युनिटी के साथ शेयर किया, क्योंकि ये हो जाएगा तो हम सिल्टेशन निकाल देंगे तो यहाँ का टोटल वाटर क्राइसिस हट जाएगा। और ये जो एरिया है कंप्लीटली एग्रीकल्चर डोमिनेटेड, तो एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट सब है, पानी वहां से लेते एग्रीकल्चर करते। तो सब जुड़ गए, अपना प्रपोज लिया। जो कम्युनिटी थे, लोकल कम्युनिटी, उनको बोला ये बच्चा है, रॉकेट फॉकेट कुछ उड़ाता है, बट हमारे इशू के लिए बात कर रहे हैं। और वो मुझे मेरा प्रपोज मिला। तो मैं ये चीज जाके आदित्य बिरला में बोला कि सर मैं ये किया हूँ, हीराकुद डैम में रिजर्वेयर में ये चीज है, और ये हीराकुद रिजर्वेयर में हम वो रिमोट सेंसिंग कर सकते हैं। बोले हमारे पास तो रिजर्वेयर नहीं है, हम पावर प्लांट है, कैसे तुम करोगे? मैं बोला नहीं सर, ये मेरा प्रोजेक्ट था, आप ही बोलो सर, यू बेटर नो इट, यू आर एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट, सो आप मुझे गाइड करो कि इसमें से कुछ निकाल के मैं कुछ आपके लिए कर सकता हूँ, आपके लिए क्या हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास बहुत बड़ा कोल स्टॉक है, कोल यार्ड है, बहुत कोल स्टॉक्स में आता है, और उसको हम मैनुअली सर्वे करके एस्टिमेशन करते हैं, वो 7-8 दिन लग जाता है, तुम उसको तुम्हारे टेक्नोलॉजी से कुछ कर सकते हो? मैंने बोला सर पानी के अंदर में कितना सिल्टेशन है वो निकाल सकता हूँ, तो जमीन का ऊपर का मामला है तो वैसे ही कर लूंगा। बोले कैसे करोगे? बोला एक रॉकेट छोड़ूंगा, ऊपर से होगा, रिमोट सेंसिंग होगा। बोले वी डोंट हैव बजट। सर आप आदित्य बिरला हो, आपके पास कैसे बजट नहीं है? बोले नहीं नहीं, सुन बात सुन कि ये जो प्रोजेक्ट के लिए जो आरओआई नहीं निकलेगा मेरा, अगर रोज रोज मैं रॉकेट लॉन्च करूं, यू शुड कम अप विथ चीपर अल्टरनेटिव। मैंने इमीडिएटली रिप्लाई किया, सर चीपर अल्टरनेटिव इज ऑलरेडी देयर। बोले क्या? मैं बोला ड्रोन, whatever you can do with the satellite, you can also fit the same sensor on the drone, and drone will fly so close to the ground and capture the same kind of the data with better resolution, better accuracy. बोले तुम कर लोगे? मैं बोला मैं क्यों नहीं कर पाऊंगा सर, हर इंजीनियरिंग बच्चा फर्स्ट ईयर में एक बार तो ड्रोन बनाता ही है, हर किसी को रांचो बनना होता है। बोला तुम बना लोगे? मैं बोला हाँ बना लूंगा। बोला जाओ के बना के लाओ। उनको लगा बच्चा है, इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहा है, अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ है, तो 6-7 महीने लगेगा, बना के लेके आएगा। सर रिटर्न फ्रॉम आदित्य बिरला प्लांट, मैंने हम दोनों साथ में बैठ के ड्रोन बनाना चालू किए। वी डेवलप्ड द ड्रोन, टेस्टेड, एंड वी आर देयर इन आदित्य बिरला प्लांट इन नेक्स्ट 3 days। गजब। 3 दिन में जाके वहां पहुंचे, एंड द मैनेजर टोल्ड मी, आई डोंट नो अबाउट योर टेक्नोलॉजी, पता नहीं मुझे, बट आई जस्ट वांट टू टेक बेट ऑन यू। मुझे लगता है ये जो आपने क्विक टर्न अराउंड किया, जो आपका रिस्पॉन्स रेट था, जो आपने जोश दिखाया, इसी वजह से आपको पहला ऑर्डर मिला। यस, जस्ट बाय सीइंग आवर स्पीड एंड एंथुसियाज्म। बोले तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी तो दूंगा, नहीं तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे। वो मुझे दिया, अलाउ कर दिए आदित्य बिरला में वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। सो वी डिड द एक्सपेरिमेंट, वी गॉट द रिजल्ट 99.5% एक्यूरेसी विद द ट्रेडिशनल सर्वे मेथड। What they used to do survey for 7 days, we drastically reduced it to 45 minutes. So 45 minutes में हम 7 दिन का काम खत्म करवा दिए कि एवरीबडी वाज सुपर हैप्पी, क्योंकि एक्यूरेसी भी आ रहा था, कॉस्ट भी सेव हो रहा था, टाइम भी सेव बच रहा था। फिर उन्होंने जो मैनेजर थे वो बोले कि जो बढ़िया काम कियो
अभी उसका तुम्हें वर्क ऑर्डर मिलेगा। आई एम ना फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर से। मैंने पूछा सर वो ये क्या होता है? बोले नहीं वर्क ऑर्डर मिलेगा तुम्हें, वो शायद तुमने जो बेचा ना उसका सर्टिफिकेट। मुझे कुछ नहीं समझ में आया, मुझे जो बेचा तुमने जो बेचा बोला, जैसे ही मैं पूरा खुश हो गया, मैं बेचा, दिल को ठंडक, दिल को वो ठंडा मिला कि भाई मैं जो बेचा। मैंने बोला सर वो कैसे मिलेगा बताइए। बोले नहीं ऐसा नहीं है कि वेंडर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। मतलब वो क्या होता है? बोले नहीं वो डॉक्यूमेंट दे दो, मैं तुम्हें गाइड कर दूंगा, डोंट वरी। मैंने बोला ठीक है सर, वो डॉक्यूमेंट आप बोलिए क्या क्या चाहिए। बोले नहीं लंबा चाहिए, मैं ईमेल कर दूंगा। बोले ठीक, मैं बोलूँगा ठीक है। बोला कि ठीक है सर मेल कर दीजिए। मैं सर हॉस्टल में आया, वो मेल जैसे ही खुला मैंने, उसमें 22 डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा था। मैं तब तक हॉस्टल में ही था, ग्रेजुएट ही नहीं हुआ था। 1 2 3 4 5 6 7 22 डॉक्यूमेंट मांगा था। MOA, AOA, COI, आधार, पान, सब ने मांगा था। सर यू वॉन्ट टू बिलीव, आउट ऑफ दोस 22 डॉक्यूमेंट्स आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड ओनली 2 डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड एंड पान कार्ड। बाकी किसी का मुझे नॉलेज ही नहीं था। फिर मैंने किसी से पूछा कि ये डॉक्यूमेंट कहाँ से मिलता है। समबडी टोल्ड मी, अरे भाई पहले कंपनी बनाना पड़ता है, फिर जाके कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है वहां फिर मिलेगा। फिर किसी से पूछा, समबडी टोल्ड मी ये स्टार्टअप बनाओ, फिर जाके तुम एक्चुअली बेटर बेनिफिट्स मिल सकता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत उसको बनाओ और ज्यादा बेनिफिट्स मिल सकता है। सो आई रजिस्टर्ड माई कंपनी एज ए स्टार्टअप। तो somebody told me कि नहीं भाई, जो देश का है somebody जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसमें जो रैंकिंग निकलता है, गुजरात इज द बेस्ट परफॉर्मिंग वन। तो गुजरात में सबसे बढ़िया स्टार्टअप इकोसिस्टम है। सर ओरिजिनली होता क्या, तो माइंडसेट इज द मोमेंट यू वांट टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, लोग कहाँ जाते हैं सर? गुड़गांव जाते हैं लोग, जाते हैं सर नोएडा जाते हैं लोग, जाते हैं बैंगलोर जाते हैं। तो फर्स्ट डेस्टिनेशन बैंगलोर। आप नॉर्थ इंडिया से हो तो इसलिए मैं गुड़गांव नोएडा बोल दिया पहले, बट बैंगलोर पहले जाते हैं, तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन। पर मैंने गूगल में पढ़ा, गवर्नमेंट में थोड़ा गवर्नमेंट अलाइंड बचपन से हूँ, तो मैंने देखा कि मुझे लगा कि गुजरात में ऐसा है क्या। और उसका वजह और एक रीजन भी था, मैं आपको वो रीजन भी बताता हूँ, थोड़ा इमोशनल एंगल भी है। उड़ीसा के जो लोग हैं, हम बहुत बड़े पिछड़े इलाके से आते हैं, और वी नीड टू एक्सेप्ट दैट, और नॉट डेवलपिंग इकोनॉमी। तो जो माइग्रेंट लेबरर्स है, सबसे बड़े जो स्टेट से, दो बिहार एंड उड़ीसा से ही सबसे ज़्यादा जाते हैं बाहर, गुजरात में बाकी सारे स्टेट में काम करने के लिए। मेरे गांव में भी ऐसा ही था, जब कोई किसी का दिक्कत होता था वो ट्रेन पकड़ के गुजरात चला जाता था, और फिर थोड़ा पैसा कमाता था और घर में उनका अच्छा चलता था। मेरे दिमाग में वो था कहीं ना कहीं, जब प्रॉब्लम है, दिक्कत है, चलो गुजरात। मुझे लगा जब ये मेरा प्रॉब्लम था कि कंपनी कैसे बनाए, तो मुझे लगा कि चलो गुजरात में तो कुछ तो है, तो है क्या, मैं देखने जाऊं। तो मैंने ट्रेन पकड़ के गुजरात चला गया। तो गुजरात जाके गुजरात स्टार्टअप इकोसिस्टम में मिला, तो वहाँ के मैंने पर उनको एक रिक्वेस्ट किया कि बट आई विल रजिस्टर माई कंपनी इन संबलपुर, जो जहाँ से मैं पढ़ाई किया हूँ, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पर गुजरात के जो स्टार्टअप इकोसिस्टम इतना फ्रेंडली है, दे इवन अलाउड मी टू फॉर्म माई कंपनी इन संबलपुर बट ऑपरेट इन गुजरात। वेरी ओपन, काइंड ऑफ जब माननीय प्रधानमंत्री जो गुजरात मॉडल के बारे में बोलते हैं, सो आई एम ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ गुजरात मॉडल। जो वहाँ के जो अधिकारी थे, द सीनियर आईएएस, ही अलाउड मी टू रजिस्टर ए कंपनी बट गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स, फाइनेंशियल, एवरीथिंग, द लैंड, एवरीथिंग आई गॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इनिशियल डेज। कमाल की बात है ये कमाल की बात है। बट मैंने कंपनी बनाया उड़ीसा में। उन्होंने पूछा क्यों बनाना चाहते हो, मैं एक इमोशनल स्टोरी बोला कि मैं सर आज आप मुझे बेनिफिट दे दोगे, आज सब कुछ बढ़िया चल जाएगा, बट व्हाट अबाउट माय नेक्स्ट जनरेशन, मेरे जूनियर्स को कैसे पता चलेगा कि मैंने उड़ीसा से भी होकर भी कुछ न कुछ बनाया हूँ। तो आई विल होल्ड माय कंपनी, रजिस्टर द कंपनी फ्रॉम संबलपुर टिल वी गो पब्लिक। तो ये एक मिसाइल बनेगा, ये लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनेगा कि संबलपुर का बच्चा भी, उड़ीसा की भी बच्चा भी APO तक का जर्नी सफर चालू कर सकता है, ये रजिस्टर्ड ऑफिस से भी। तो बोले ये तुम्हारा प्रपोजल है? बोले हाँ। बोले इसलिए मैं तुम्हें कंडीशनल एग्जाम्पशन देके अलाउ कर देता हूँ। दिस इज व्हाट द गुजरात मॉडल। ब्यूटीफुल, क्या बात। हम टाटा के मॉडल भी सुनते हैं सर, टाटा सिंगूर में नहीं हो पाया, गुजरात में आ गया। एक बार IG ड्रोन्स का मॉडल भी सुन लीजिए सर, क्योंकि उड़ीसा में करना भी चाहता हूँ और बेनिफिट भी चाहिए। बोले वो भी अलाउड है। दिस इज व्हाट द गुजरात मॉडल इज। क्या बात। उन्होंने अलाउ किया, वो सीखा। मैंने धंधा गुजरात से ही सीखा सब, तो वहां से सीखा, काफी ज्यादा सीखा। तो 1-2 साल वहां से फिर काम चालू करना चालू किए। पहले आदित्य बिरला को बेचे थे, फिर देन वी सोल्ड टू रिलायंस। सो दिस इज हाउ आवर स्टार्टअप जर्नी स्टार्टेड। IG ड्रोन्स बेसिकली इंडिया गुजराती है, सो I फॉर इंडिया, G फॉर गुजरात। तो ये जो जर्नी चालू हुआ, फिर हमने आदित्य बिरला को बेचा, फिर नेक्स्ट रिलायंस को बेचा। फाइनल ईयर में वी वर जस्ट अबाउट टू ग्रेजुएट। आदित्य बिरला वाज द ड्रीम कंपनी इन माय कॉलेज, मेरे बैचमेट्स के लिए भी। सो दे आल्सो गॉट एन लेटर, आई आल्सो गॉट एन लेटर, दे गॉट एन एम्प्लॉयमेंट लेटर, आई गॉट एन वर्क ऑर्डर। उनको
आदित्य बिरला के अंडर में काम करना था, मैं आदित्य बिरला के साथ में काम करा. दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरशिप मेक्स डिफरेंस. वहाँ से मेरा जर्नी चालू हुआ. तो संबलपुर, देन गुजरात, देन so started in 2018. So slowly we started acquiring more and more clients, and 7.5 years down the line, now we have almost solved like 350 enterprise clients. Adani, JSW, JSPL, 20 plus different state governments, you name it, all top clients we have solved. 2000 plus projects we have executed so far. ये सब सर्विस प्रोजेक्ट में हमने काफी ज्यादा अच्छा काम किया. So we are currently a proudly K2K company. Kashmir to Kanyakumari, Kutch to Kohima. It's no longer a Udiya, Gujarati, Sambalpuri, O company. So it's a Kashmir to Kanyakumari, Kutch to Kohima. A Bharatiya company. Beautiful. So गुजरात में इतने दिन काम करने के बाद फिर पता चला कि नहीं, ये ड्रोन जो है काफी पॉलिसी इंटरवेंशन इसमें हो रहा है. बहुत ज्यादा पॉलिसी है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री ही ड्रोन के सबसे बड़े एम्बेसडर है. सो आईजी ड्रोन की इंस्टाग्राम हैंडल से हम एक ही आदमी को फॉलो करते हैं, वो एक है प्रधानमंत्री साहब, क्योंकि वो ही है हमारा एम्बेसडर, सबसे बड़े एम्बेसडर. हमें मार्केटिंग करना नहीं पड़ता है, हमें प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं जाके ये ड्रोन को आप इसी फील्ड में यूज करो, फिर वो सारे अधिकारी लग जाते हैं उसके पीछे. तो हमें जो मार्केटिंग बजट खर्चा करना होता है वो करना होता है, वो प्रधानमंत्री साहब कर लेते हैं. ब्रांड एम्बेसडर आपके, ब्रांड एम्बेसडर एक ही है, जो ये द वन एंड ओनली ब्रांड एम्बेसडर इज प्रधानमंत्री मोदी. अच्छा, फिर आगे. तो प्रधानमंत्री साहब ने बोला 2030 में भारत को ड्रोन कैपिटल बनाना है, ड्रोन हब बनाना है, और वो ड्रोन रूल्स लेके आए. सर तब तक हम सर्विस कर रहे थे. क्यों, मैं आपको ब्रूटल ट्रूथ बताता हूं. तब तक वो चाइनीज ड्रोन्स वाज फ्लोडेड इन इंडियन मार्केट. वो एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसका नाम है DJI. सो शेंजन से आया है कंपनी. सो व्हेन वी स्टार्टेड एज ए सर्विस कंपनी. व्हाई? द रीजन इज it was too difficult to, with a limited resource, limited capital, to compete in the hardware space, people who are sitting in the Shenzhen. पर प्रधानमंत्री साहब ने फिर जो ड्रोन रिवोल्यूशन लेके आए, ड्रोन रूल्स लेके आए, फिर उसमें बोला गया है कि देश में ही ड्रोन बनाया जाएगा, और जो गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स है उसमें ओनली भारतीय ड्रोन ही यूज होंगे, नो चाइनीज ड्रोन. वो मैंडेटरी कर दिया, वो मैंडेटरी कर दिया, जो हमारे लिए सबसे बड़ा बटलनेक था, सबसे बड़ा मार्केट एंट्री में जो बैरियर था, उसको ही वो पूरा खत्म कर दिया. बोले कि देश का ही चाहिए अभी मैन्युफैक्चरिंग. ऐसे है, हम हमारा बैकग्राउंड है हार्डवेयर डेवलपमेंट, रॉकेट बनाते थे, तो ड्रोन बनाना हमारे लिए कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था. तो हमने तुरंत ओवरनाइट उसको शिफ्ट किया. वो स्टार्टेड हेवीली इन्वेस्टिंग इन R&D. वी डेवलप्ड, सबसे पहले we developed India's first 5G enabled drone. It was launched by the then telecom minister Ashwin Vaishnav जी. तो वो 5G ड्रोन की क्या खासियत है, मैं दिल्ली में बैठ के अभी देहरादून में ड्रोन उड़ा सकता हूँ, दिल्ली में बैठ के कहीं भी मैं लंदन में ड्रोन उड़ा सकता हूँ. बिकॉज ऑफ द 5G कनेक्टिविटी आई कैन रियली ऑपरेट फ्रॉम एनीवेयर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. सो दैट इज द ब्यूटी. मुझे लगा है कि ड्रोन सेगमेंट में क्या प्रॉब्लम हो सकता है. एक तो है रिमोट का डिस्टेंस, जैसे ही हट जाता है तो आप नेटवर्क से चला जाता है. तो उसको मैंने पहले सॉल्व किया, छोटा से छोटा प्रॉब्लम सॉल्व किया. फिर देखा कि जो ड्रोन सीखने के लिए आपको, एक प्रधानमंत्री साहब ने बोला कि इसको एक ड्रोन के स्किलिंग वर्कफोर्स भी होना चाहिए, क्योंकि हम जब ड्रोन कैपिटल के बात बोलते हमारे पास वर्कफोर्स भी होना चाहिए. तो हम भी एक मिशन में लग गए. सो वी सेट ऑन अ टारगेट, 10 मिलियन भारतीय युवाओं को हम ड्रोन से शिक्षा देंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली. वो देने के लिए मैंने जब स्टडी किया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां से है, ड्रोन इज वन ड्रोन कॉस्ट फ्यू लाख्स, ये वेरी कॉस्टली अफेयर है. ड्रोन अफोर्ड करना बहुत ज्यादा इजी नहीं है. तो ड्रोन जब सीखते हैं बच्चे, तो सीखते सीखते ड्रोन क्रैश होने का काफी चांसेस है. तो ड्रोन जब क्रैश होता है तो इसमें सॉल्यूशन क्या है कि पहले आप सिमुलेटर में प्रैक्टिस करो. आप ड्राइविंग स्कूल में गए होंगे, वो ड्राइविंग सिमुलेटर होता है. मैंने जब सिमुलेटर देखा, सारे फॉरेन सिमुलेटर्स थे. सो मुझे प्रॉब्लम दिखा, तो वी स्टार्टेड डेवलपिंग इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड ड्रोन सिमुलेटर. इट वाज लॉन्च्ड बाय ऑनरेबल PM इन डिफेंस एक्सपो. प्रधानमंत्री साहब खुद उसको लॉन्च किया. आपका बनाया हुआ था? हमारा बनाया हुआ था सिमुलेटर. हमने बनाया, भारत के लिए बनाया, भारत के युवाओं के लिए बनाया. तो यहां से फिर अपना जर्नी चालू हुआ कि हम जो भी बनाएंगे भारत के लिए बनाएंगे, वो तो क्लियर है. फिर वो भारत का जब प्रपोज सॉल्व हो जाएगा, फिर ग्लोबल मार्केट के लिए सोचेंगे. जो बिल्ट इन भारत, ये हमारा फोकस ही है. तो बिल्ट बाय, डिजाइन्ड बाय भारतीय इंजीनियर्स, बिल्ट इन भारत एंड बिल्ट फॉर द ग्लोब. तो वो हुआ, फिर वो चालू हुआ. तो तब से हमने फिर एग्रेसिवली इन्वेस्टेड इन दिस. एंड वो इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्सेस के साथ मैंने बचपन से मैं अलाइंड हूँ. आई फेल्ट इन NDA, जो ऑलरेडी NCC कैडेट, वो हमेशा से चाहते थे कि डिफेंस में काम करें, डिफेंस कंट्रीब्यूट करें ऑलवेज. एंड हमें अपॉर्चुनिटी मिला, छोटे छोटे करके बहुत अपॉर्चुनिटी मिला. वी सप्लाइड द ड्रोन्स टू इंडियन फोर्सेस. सो एयरफोर्स के साथ भी काम किए, डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम में हमने शामिल हुए. मोदी, मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर हमारी ड्रोन्स इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन इवेंट रहा है.
क्योंकि उससे पहले हम ड्रोन्स को जैसे देखते थे और अब जैसे हम ड्रोन्स को देखते हैं, बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब हमें पता है कि ड्रोन्स वॉरफेयर में एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आईजी ड्रोन्स ने ऑपरेशन सिंदूर में क्या भूमिका निभाई? डेफिनेटली सो वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व आवर कंट्री। सो भारत की सेवा करने के लिए हमें मौका मिला जब 2025 मई में जब ये बात जब छेड़ा कि पाकिस्तान के टेरिटरी में हमारे जो नेबर कंट्री है उसमें कुछ जो लोग आके जो पहलगाम में अटैक किए और उसके बाद जो टेररिस्ट को जो उनको जो मुंहतोड़ जवाब देने के लिए जो हमने जो सिंदूर मिशन लॉन्च किया, तो हमें वो सारे वेलोर है हमारे सोल्जर्स के, राइट फ्रॉम द फ्रीजिंग माउंटेन्स ऑफ कारगिल टू टेक ड्रिवन एरियल ऑपरेशंस, एरियल मिशंस ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। वो एक ही चीज कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट है हमारे करेज ऑफ आवर सोल्जर्स। दैट इज व्हाट द वेलोर इज। और व्हाट वी डिड, वी जस्ट कंट्रीब्यूटेड समथिंग फॉर द फॉर द हेल्प ऑफ द आवर सोल्जर्स। हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया, जो किए हमारे सोल्जर्स ने किए। हमारे देश के जो लोग, देश के जो सेवा करने के लिए जो है वो सोल्जर्स है। हमें जब मौका मिला तो मौका मिला नॉट एज ए ड्रोन। सो व्हेन वी सी ड्रोन हमें लगता है कि ये क्यूट टॉयज है। ड्रोन with a better camera can zoom, capture beautiful pictures. Since you Absolutely. all are from media, Yeah. so you understand. So HD, 4K, so good pictures. Yeah. In Indian Army, even in ISR operation, what do we think before Sindoor कि ड्रोन मतलब जूम कैमरा होना चाहिए, अच्छा से जूम हो जाएगा, या फिर नाइट में थर्मल सर्विलेंस के साथ हो जाए। बट ड्यूरिंग सिंदूर जब आप टीवी में लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, वो कुछ नहीं था। इट वाज ऑल फायरवर्क्स। When we're talking about fireworks in the sky, it's actually the strikers drones, missiles and drones carrying bombs. और ये है फ्यूचर वॉरफेयर। वॉरफेयर जो आने वाले समय के और आज के भी जो वॉरफेयर्स है, ये कोई ग्राउंड इन्फेंट्री नहीं लड़ने वाला है, कोई टैंक रेजिमेंट नहीं लड़ने वाला है। ये सारे के सारे एरियल पावर से ही लड़ा जाएगा। मे बी वो हाई एंड क्राफ्ट से हो या फिर लो कॉस्ट ड्रोन से हो। यही है ड्रोन का फ्यूचर। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिला, तो हमें ऐसा एक हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आके पहुंचा ड्यूरिंग द सिंदूर मिशन। अच्छा, उसी दौरान कि यू हैव टू सप्लाई ड्रोन्स, नॉट जस्ट क्यूट ड्रोन्स, ड्रोन्स विद एक्सप्लोजिव्स। सो वी कॉल इट कामिकाजे स्ट्राइकर ड्रोन्स। वो जाएगा, टारगेट को हिट करेगा एंड ब्लास्ट करेगा। मेरे जितने ड्रोन कंपनीज हैं आज के टाइम पे भारत में काफी सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, बहुत सारे जो स्टार्टअप ड्रोन एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड एक्सप्लोजिव्स। थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, कंप्लीटली आउट ऑफ सिलेबस हो जाता है, क्योंकि एक्सप्लोजिव एक डिफरेंट अलग ही थिंग। चीज है। आप मशीन बनाते हो, प्लेटफॉर्म बनाते हो, बट ये एक्सप्लोजिव क्या होता है? मैंने जब ये बात हुआ, जहां मीटिंग में हुआ, मैंने अपने सेल्समैन को भेजा था। तो ही इज नॉट फ्रॉम ए टेक्निकल बैकग्राउंड। मैंने बोला जो बोलेंगे बोलना, हाँ वो कर देंगे। पता नहीं था क्या बोलेंगे, तो इनको बोला कि तुम कर दोगे, ये बोला हाँ कर देंगे, क्योंकि वो सीईओ ने बोला है, हाँ बोला है, पूरी वहां पे फुल्ली छूट दी हुई है, फुल्ली छूट दिया है। वो आके मुझे बोला कि मैं हाँ बोल दूंगा। बोला ठीक है। बोले कौन? मैं पूछा कौन सा ड्रोन? बोले एपीबी स्ट्राइकर्स में। बोला हमारे पास है। बोले एपी। बोला नहीं, वो नॉट जस्ट ड्रोन्स, वी आल्सो नीड एक्सप्लोजिव्स। मैंने बोला व्हाट? बोले एक्सप्लोजिव्स। मैंने बोला कम देना है? बोले कल। मैंने बोला ऐसे लिटरली नॉट पॉसिबल। पर मैंने थोड़ा सोचा, बोला क्या है इसमें, कैन यू डू इट? डेफिनेटली। व्हाई? मैं आपको बताता हूँ क्यों। बाकी कोई नहीं कर पाया, मैं क्यों कर पाया। ये कहानी आज की नहीं है, कहानी पिछले 10 साल की। जब मैं रॉकेट बचपन में बनाता था और रॉकेट को छोड़ के ड्रोन में चलाया, पिछले 7 साल में एटलीस्ट 7000 टाइम्स मेरे दिमाग में ये चीज आए, शायद मैं कुछ गलत कर दिया हूँ क्या। मुझे रॉकेट के पैशन को ही फॉलो करना था, ऐसे थोड़ा बेचना है, करना है करके मैं ड्रोन में चलाया। कंफ्यूजन सा बीच बीच में एक थॉट आता है, हर फाउंडर का आता है थोड़ा वो कंफ्यूजन, वो डायलेमा था मेरा कि भाई क्यों कर दिया। कोई बोल भी देता है कि तू रॉकेट तो अच्छा कर रहा था। उसी दिन उसी रात सब कुछ क्लियर हो गया। क्यों? पिछले 10 साल जब मैं पीछे मुड़ के 10 साल पहले की कहानी देखता हूँ,
वो टाइम पे आई यूज्ड टू बिल्ड एक्सप्लोजिव्स। रॉकेट के प्रोपल्शन मैंने अपने हाथ से बनाया है। एवरी सिंगल रॉकेट जो 100 रॉकेट का फेल्यूर से, एवरी सिंगल रॉकेट को मैं हाथ से ही इग्नाइट किया हूं। मिक्स द प्रोपेलेंट्स, वो मेरा खुद का एक्सपर्टाइज है। दैट्स हाउ वी बिकेम द पार्ट ऑफ द मिशन। वो वहां काम आ गया वो चीज। ये काम आया। तो ये मैं प्रभु, जब आप हम बात कर रहे थे प्रभु जगन्नाथ की क्या कृपा है, तो ये प्रभु की ही कृपा है। तो व्हाट ही हैज डिजाइन फॉर मी, वो एक प्रपोज के लिए ही किया गया है कि आज मैं जो कर रहा हूं आने वाले समय में वो काम आएगा। वो है प्रपोज मेरे लाइफ के। क्या बात। हम जो आज काम करें इसलिए हर पूरा दिल लगा के काम करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में कभी ना कभी ये वो काम काम आएगा। आएगा। हम सोचते हैं, थोड़ा यंग जनरेशन में जेन अल्फा वर्कफोर्स के साथ में काम करता हूँ, सोचता है कि मुझे मजा नहीं आ रहा है, ये क्यों मैं काम कर रहा हूँ, ये तो मेरा काम ही नहीं है, मेरा डोमेन ही नहीं है। ऐसा है ही नहीं। आप वो काम दिल लगा के करो, आपको आने वाले समय पर पता चल जाएगा कि हम क्यों किए थे। मैं बचपन से रॉकेट लॉन्चिंग से लेके आज तक, मुझे आज सारे कहानी क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है, ऑल डॉट्स कनेक्टेड, क्योंकि मैं क्यों किया था। तो इसलिए दिस इज हाउ वी बिकेम द पार्ट, एंड वी आर ऑन न्यूज फॉर दैट। सो इन PIB रिलीज, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज ऑफिशियली लाउडेड आवर एफर्ट्स इन द मिशन। So why we are on news? Because our system is in use, और drones in use, इसलिए हम न्यूज में हैं आज। तो this is how the thing started. So I often say it, we are not just another startup who delivers goods at your doorstep. IG drones is for Bharat, who is ensuring the safety and security of your near and dear ones. This is how we make difference. This is how we are different. हम डीप टेक यहाँ नहीं बनाते हैं, बात बोलते हैं जब, हम ही है जो डीप टेक बनाते हैं। हमारे पास ऐसे और सारे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो भारत के लिए बनाते हैं, और उसी टेक्नोलॉजी को स्केल करके हम ग्लोबल के लिए भी सर्व कर सकते हैं। यहीं पे होगा, और भारतीय माइंड नहीं बनाएंगे। बोले तो यह हमारे माननीय प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत एक ऐसा इनिशिएटिव है जिस पे बड़ा जोर देते हैं, एंड डिफेंस इज एन एरिया वेयर ही इज very very vocal about us becoming Atmanirbhar, and also he's opened up defense procurement for public and enterprises, startups like you. IDEX की भी बात होती है। तो as an startup entrepreneur who's now into the defense sector, आप उनके इस विजन को, इनके इनिशिएटिव्स को कैसे देखते हो? बिल्कुल। सो माननीय प्रधानमंत्री ने जो किया है, जो इनिशिएटिव्स है, जस्ट लाइक आईडेक्स एंड आल्सो फास्ट ट्रैकिंग प्रोक्योरमेंट, मैं बोलना चाहता हूँ वी आर आल्सो ए प्राउड आईडेक्स PMI अवॉर्डी स्टार्टअप। सो हमें भी आईडेक्स से प्रोजेक्ट मिला है, और वहाँ से फिर हमने फास्ट ट्रैक में प्रोक्योरमेंट में गए हैं। तो पूरा जो कहानी है, सो इट्स अगेन द आईडेक्स मॉडल इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द डार्पा मॉडल इन US। तो उन्होंने US के इकोसिस्टम में प्राइवेट प्लेयर्स इतने बहुत ज़्यादा है, एंड दे आर कंट्रीब्यूटिंग लाइक एनीथिंग। इसके वजह से, क्योंकि दे ओपनड इट, एंड पिछले इतने सालों से किसी को ये समझ में नहीं आया, पर जब माननीय प्रधानमंत्री काफी ज्यादा ग्लोबल इकोसिस्टम को स्टडी करते, एंड दे ट्राई टू रेप्लिकेट एंड ट्राई टू फिट इन द भारतीय इकोसिस्टम। सो वो आईडेक्स मॉडल यहाँ लॉन्च किए। तो जो हमारे जैसे छोटे कंपनी, मान लीजिए IG ड्रोन बहुत बड़ा कंपनी नहीं है, एक स्टार्टअप है, मे बी एक ग्रोथ स्टेज का स्टार्टअप है, बट एक स्टार्टअप है, बट वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू सप्लाई टू इंडियन फोर्सेस। ये सारा जो कहानी हुआ इज बिकॉज ऑफ द फास्ट ट्रैक प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज। ये जो चेंजेस है, रिफॉर्म्स है, ये माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व से जो स्टार्टअप इंडिया का चेंजेस हुआ, जो आत्मनिर्भर भारत के अंडर में जो डिफेंस में जो प्रोक्योरमेंट में पॉलिसी में जो चेंजेस हुआ, इसी तहत ये सारे स्टार्टअप्स को अपॉर्चुनिटी मिल पा रहा है। अदरवाइज सम एलीट प्लेयर्स वो आते और 100% पूरा मार्केट ले जाते हैं, और वी विल बी जस्ट ancillary supplied to them। बट ये हो पाया, एक छोटा सा बच्चा जो स्टार्टअप बना है उसको भी अपॉर्चुनिटी मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला है। द ब्यूटी इज द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इफ वी आर केपेबल, देन वी कैन आल्सो सप्लाई द n number of things what the elite supplier is also supplying। और ये जो इक्वल प्लेग्राउंड बनाए, वो माननीय प्रधानमंत्री की जो पॉजिटिव चेंजेस है, जो रिफॉर्म्स है, उसके वजह से ही हो पाया है। और एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है। अब आत्मनिर्भर भारत के बारे में बोले, इट्स नॉट जस्ट ओनली अबाउट इकोनॉमी, इट्स ऑल्सो अबाउट द जियोपॉलिटिक्स। आज के टाइम पे जो दुनिया जिस हिसाब से जो डिस्टर्ब मोड में जा रहा है, जो मिडिल ईस्ट आज जिसके टाइम पे आप देख रहे हो, तो जितना डिस्टर्ब है, आप ये नहीं बोल सकते हैं वी आर ए पीसफुल कंट्री, वी विल ऑलवेज लाइक डिफेंसिव कंट्री।
वी नीड टू बी ऑफेंसिव ऑल्सो। Absolutely. हमारे पास तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट वॉर मशीन्स होना चाहिए, देन ओनली हम एक पीसफुल कंट्री होंगे। अगर आपको रियली पीसफुल लाइफ जीना है यहाँ, देन डेफिनेटली योर बॉर्डर शुड बी इक्विप्ड विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफेंसिव मशीन्स। That's true. अगर बॉर्डर में आपका ऑफेंसिव मशीन नहीं है, आपके स्काईज में ऑफेंसिव मशीन नहीं है, देन योर लाइफ इज ऑल्सो नॉट पीसफुल। क्या बात है, बड़ी बहुत गहरी बात बोली आपने। माननीय प्रधानमंत्री जी से आपकी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात कैसे हुई वो थोड़ा बताइए। बिल्कुल, माननीय प्रधानमंत्री से हमें 3 बार मिलने का मौका मिला है। तो पहली बार जब स्टूडेंट्स थे, बच्चे बनाते थे, वो टाइम पे पीएमओ में एक बार मिले। फिर मैंने जब डिफेंस एक्सपो में प्रधानमंत्री साहब को मिला, तो गुजरात पेविलियन में मैं एग्जिबिट कर रहा था और प्रधानमंत्री साहब के सामने मैं डिफेंस सिमुलेटर दिखा रहा था। तो द चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात ही टोल्ड, सर जो आपका जो विजन है ना 2030 में ड्रोन हब बनाने का, इसी सपना को ये चीज़ पूरा करेगा। तो प्रधानमंत्री साहब बोले कि ये क्या चीज़ है? मैं बोला ड्रोन सिमुलेटर है, उसमें बच्चे सीखेंगे। प्रधानमंत्री बोले एग्जैक्टली यही चाहिए था, देश को ऐसे ही इनोवेशन चाहिए जिसमें हम इंडिजिनियस की बात बोलते हैं कि हम साई-फाई टेक्नोलॉजी। ये कौन सा साल होगा ये जब ये हो ये रहा था? 2020 की बात बोल रहा हूँ मैं। तो ये समय पे फिर ये अपॉर्चुनिटी मिला। मैं तीसरी बार अभी 2024 में ही मिला था। तो साहब ने पूछा बोले कि भाई तू गुजरात में क्यों फैक्ट्री डाला? मैंने बोला सर आपने बनाया इकोसिस्टम, गुजरात मॉडल है, तुम उड़ीसा से हो, गुजरात में क्यों डाला फैक्ट्री? मैंने बोला गुजरात से इकोसिस्टम है, काफी ज्यादा मदद मिला, वहां से चालू किया। बोले व्हाट इज द नेक्स्ट यू आर थिंकिंग अबाउट? मैंने उसी टाइम साहब को बोला था कि आई एम प्लानिंग टू डेवलप ए स्ट्राइकर सीरीज ऑफ ड्रोन्स। ये वो टाइम पे 2024 अक्टूबर की जब बात बोल रहा हूँ, वो टाइम पे ना वार था, ना किसी का दूर निशान तक नहीं कुछ था, था। दूर तक कोई निशान नहीं था। प्रधानमंत्री साहब उतने डिटेल में गए, वो ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि इसका क्या स्पेक्स हो सकता है, कितने रेंज का, कितना स्ट्राइकिंग जोन का। अच्छा। दिस इज हाउ ही इज क्यूरियस, एंड व्हेन यू टॉक टू हिम यू फील लाइक ही इज अ डोमेन एक्सपर्ट। वाह, मैं ऐसा कोई रैंडम, आई यूजुअली मेट अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस, पर ये बोलते क्या है, वो हमेशा हर कोई आपको दुआ पीठ देता है, थपथपा देते हैं। पीठ थपथपा देता है। बट व्हेन यू टॉक टू पीएम, सो द इन डेप्थ नॉलेज इज हैविंग इन द डोमेन, और वो जो क्वेश्चंस पूछते हैं उसमें से फिर पता चलता है कि नहीं, मेरे देश जो है सही हाथों में। सही हाथों में। क्या बात। अच्छा, ये जीडीपी पॉडकास्ट पे बहुत दिवस से तो इतने लोगों ने आके यही बात की। राहुल शर्मा आए थे तो उन्होंने कहा कि ईवी में जब मैं मैं अपने ईवी बाइक बनाने का आइडिया आया, तो ऐसी एक मीटिंग हुई, तो उसमें जो उन्होंने पूछा कि मैं साहब को बताऊं क्या आइडिया? हाँ जाओ बताओ। जाके बताया कि सर मैं ये फोन बनाया था, अब मैं ईवी बाइक शुरू करना चाहता हूं। तो पहला सवाल था बैटरी कैसे बनाओगे? तो राहुल भाई ने कहा कि ये जो उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे को इमीडिएटली बोला, दैट जस्ट शोज द मैन नोज द इंडस्ट्री इन डेप्थ। वही बात आप भी बोल रहे हो। ये आज जो ड्रोन की हम बात बोल रहे हैं, ये ड्रोन रेस में इंडिया कहीं पीछे नहीं है। ग्लोबली अगर आप भी देखेंगे ना, ग्लोबल टॉप 5 जो ड्रोन कंट्रीज है, डेवलप ड्रोन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज और ड्रोन टेक्नोलॉजी में एडवांस स्टेज में, उसमें इंडिया का नाम है। ये ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स विजन। और मैं तब से बार बार बोल रहा हूँ कि हमारा एक ही ब्रांड एम्बेसडर है, मेरे कंपनी का और मेरे इंडस्ट्री का, वो है प्रधानमंत्री मोदी साहब। वो नहीं होते तो आज मैं यहाँ बैठ के ड्रोन के बारे में, वॉरफेयर के बारे में बात ही नहीं करता। अगर आप सोच लीजिए एक बार कि ड्रोन्स विदाउट ऑपरेशन सिंदूर विदाउट ड्रोन्स, ये पॉसिबल ही नहीं है। आज हम में भी दूसरे कंट्री आज हमें अक्वायर कर लेता, पर ये पॉसिबल हुआ था। ये जो लॉन्ग टर्म विजन, वो आज से 5 साल पहले बोल रहे कि मैं ड्रोन का कैपिटल बनाऊंगा, ये बिल्कुल उन्हीं के उसी से हुआ है। तो एक लीडर जो है वो हमेशा विजन सेट करता है, और वो राइट विजन सेट करता है, और वो विजन जो देख पाते हैं 5 साल पहले, 10 साल पहले, वो आम आदमी 10 साल बाद उसको देख पाता है। दिखता है। अच्छा, मैं कुछ नेशन बिल्डिंग इनिशिएटिव्स का नाम लूंगा और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूंगा उस पर। स्वामित्व योजना के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, तो उसका रियल इम्पैक्ट ग्राउंड पे क्या इम्पैक्ट रहा है, ये जरा आप मुझे बताइए। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्वामित्व स्कीम। जब वो लॉन्च हुआ, ये मैं स्वामित्व के बारे में थोड़ा सा आइडिया देना आपको चाहता हूँ। इसमें क्या होता है कि ड्रोन जो सर्वे होता है, पूरा इंडिया का सर्वे होना था, पूरा हर गांव में सर्वे होगा। अच्छा। तो हर एक गांव में जो दिक्कत होता है, क्या होता है, जो स्मॉल लैंड होल्डिंग जिसका होता है और किसी का लैंड होल्डिंग नहीं होता है। ज्यादातर इंडियंस जो गाँव में रहते हैं, जो हमारे भारतीय लोग हैं, तो उनका क्या दिक्कत होता है कि लैंड होल्डिंग ही नहीं होता है। कोई लैंड होल्डिंग क्यों नहीं होता है? लैंड होल्डिंग का जो रिकॉर्ड्स है, वो रिकॉर्ड्स डिजिटाइज नहीं। डिजिटाइज। तो
वो जो स्वामित्व जो स्कीम जब लॉन्च हुआ, प्रधानमंत्री साहब ने उसको लॉन्च किया, इसे ग्लोबली सबसे बड़े स्केल का ड्रोन मैपिंग प्रोजेक्ट है। ये यूएस का नहीं है, यूके का नहीं है, चाइना का नहीं है। ये हम बोलते हमारा हैं कि स्केल में कि ओनली यूएस यूके एंड चाइना बनाते हैं। नो, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड द लार्ज स्केल ड्रोन मैपिंग प्रोजेक्ट लॉन्च्ड, और वो पब्लिक वेलफेयर के लिए, नॉट जस्ट फॉर साइंटिफिक पर्पज। द ब्यूटी इज फॉर द पब्लिक वेलफेयर। ड्रोन आएगा, सर्वे करेगा, मैपिंग करेगा, उसका लैंड रिकॉर्ड निकलेगा, और जो आदमी है जो पढ़ा लिखा उतना ज्यादा नहीं है, उनको तुरंत डिजिटल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, आपका लैंड का ये रिकॉर्ड का है, उसको जो सिक्योरिटी मिलेगी वो मिलेगी। ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों को अपना पहचान मिला, अपने जमीन मिला। वो बोलते हैं ना, नाम निशान नमक, तो वो उनको नाम मिला, निशान मिला, उनका अपना सर्टिफिकेट मिला अपना लैंड का। और हम क्या किए कि ग्लोबली फास्ट, इतने बड़े स्केल पे आज तक कोई नहीं किया था, और हमने किया, अभी तक भी कोई नहीं किया है। द ब्यूटी जो अभी तक कोई नहीं किया, एंड यूएन हैज लाउडेड इट। यूएन के जो यूएन ने इसको, प्रधानमंत्री साहब जब गए थे तो उनको बोला कि ये इतना बड़े स्केल पे आप कैसे कर सकते हैं। तो ये होता है विजन। आप जिससे लॉन्च करते हो तो दुनिया का सबसे बड़ा होना चाहिए, ना कि मेरे देश का, दिल्ली का सबसे बड़ा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। अच्छा, नमो ड्रोन दीदी, ये इस इनिशिएटिव के बारे में बताइए, और इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ये बताइए। ये बहुत बड़ा चीज है। मैं जैसे कुछ टाइम पहले बोल रहा था कि ड्रोन इज ए कॉस्टली फेयर, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए, लाखों का पैसा चाहिए ड्रोन खरीदने के लिए। वो चीज अगर प्रधानमंत्री साहब और उनकी टीम अगर ये चीज इतने सारे चीज किए, ये भी तो थोड़ा उनको समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे जो खेडूत है, हमारे जो किसान है, ग्राउंड में रहते हैं, उनके पास उतना तो पर कैपिटा इनकम नहीं है। तो प्रधानमंत्री साहब बोलते हैं कि हम जो फार्मर्स है उनके इनकम को डबल करेंगे। तो इनकम कैसे डबल होगा? इनकम डबल होगा, आप ऐसे सोच रहे हो कि जमीन डबल हो जाएगा तब जाके इनकम डबल होगा, नहीं होता है। इनकम तो, जमीन तो कांस्टेंट है, काम जो कर रहे हैं वही कांस्टेंट है। इनकम ओनली डबल हो सकता है जब उनके जो औजार है, जो इंस्ट्रूमेंट वो यूज करते हैं उसको बेटर हो सकता है। एक जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं वो बेटर हो सकता है। तो प्रोडक्टिविटी बेटर होने से ही इनकम डबल होगा, ना कि लैंड ओनरशिप ज्यादा होने से। वो बेसिक फंडामेंटल है ये पूरा योजना का। तो फिर ड्रोन इतना कॉस्टली अफेयर है, डेफिनेटली विद व्हेन ड्रोन से पेस्टिसाइड का जो छिड़काव होता है उससे बेटर प्रोडक्टिविटी निकलता है। बट तो फिर प्रॉब्लम आया कि इतने सारे ड्रोन को, जो ड्रोन इतना कॉस्टली है, तो फार्मर उसको अफोर्ड कैसे करेंगे। फिर द नमो ड्रोन दीदी जो स्कीम है वो लॉन्च हुआ। तो उसमें तहत क्या हुआ कि जो फर्टिलाइजर कंपनीज है वो अपने सीएसआर के तहत तो ये सारे ड्रोन्स को फिर क्लस्टर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, तो ब्यूटीज क्या है, फार्मर्स यूजुअली, हम इंडिया में फार्मर्स मतलब क्या समझते हैं, आपका जो फोटो दिमाग में है वो क्या है, इट्स अ मेल। दैट्स ट्रू, यूजुअली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, हम ये मानते हैं। पर प्रधानमंत्री जी को वो पसंद नहीं आया। उन्होंने क्या सोचा, द नमो ड्रोन दीदी, नॉट नमो ड्रोन दादा। जो ड्रोन उड़ाएंगे, फार्मर के खेतों में ड्रोन उड़ाएंगे, वो दीदी उड़ाएंगे, महिलाएं उड़ाएंगे। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के महिला हैं, दे विल बी अपस्किल्ड एज ए ड्रोन पायलट एंड दे विल फ्लाई द ड्रोन, क्योंकि लोकल लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, और वो ग्रास रूट लेवल पे होगा। ये पूरा स्कीम जब मिलके निकलता है वो होता है नमो ड्रोन दीदी। नमो ड्रोन दीदी इज नॉट जस्ट फ्लाइंग ड्रोन्स, इट्स क्रिएटिंग इंपैक्ट, द रियल इंपैक्ट ऑन ग्राउंड, सॉल्विंग द प्रॉब्लम कि इतना कॉस्टली ड्रोन को कैसे खरीदेंगे, ग्रुप वाइज, क्लस्टर वाइज खरीदेंगे इन ए सब्सिडाइज्ड रेट, देन उसको चलाएंगे। वुमेन एम्पावरमेंट। क्या गजब है, एक तीर से कितने निशाने हैं इसमें। एक तीर से एक ही, ऐसा एक, आप ऐसे मान के चल सकते हो, एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ऐसा एक मिशन है जिसमें से आप डाइवर्सिफाइड डोमेन में आप उसको इंपैक्ट डाल रहे हो। ब्यूटीफुल, क्या बात है। अच्छा, एक चीज जिसके बारे में मेरी रिसर्च टीम ने कहा कि जरूर पूछिए, इज द जगा ड्रोन। तो ये इसके पीछे की स्टोरी क्या है, ये बताया। ठीक है, ये तो मैं, जगा ड्रोन जो बेसिकली हमारा फ्लैगशिप ड्रोन है, सो इट्स बेसिकली आईएसआर ड्रोन, सर्विलेंस कैटेगरी का वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है आज के टाइम पे। इंडियन फोर्सेस उसको यूज करते हैं बॉर्डर सर्विलेंस के लिए, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट भी यूज करते हैं। पर ये ड्रोन जो मैंने सबसे पहला ड्रोन बनाया जगह नाम पे किया। क्यों बताया, आप ऐसे सोच सकते हैं कि मैं उड़ीसा से हूँ, प्रभु जगन्नाथ की कृपा है इसलिए जगन्नाथ दिया, मैंने उससे पहले एक बहुत बढ़िया कहानी है, उसके लिए मैंने किया 2017 में। आयोजन रसिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुझे वहाँ भेजा था, तो ये जो रशियन स्पेस एजेंसी से रॉकेट बनाने का, बाकी सारे टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए। तो मैं ऐसे ही मॉस्को में एक सिटी में भटक रहा था, तो खाली समय था,
तो ऐसे ही जाते जाते एक स्ट्रीट में मैंने एक शॉप देखा, उसके ऊपर लिखा हुआ है जगन्नाथ मैगजीन। वहाँ उसको मैगजीन बोलते हैं, उसको स्टोर को मैगजीन बोलते हैं, तो जगन्नाथ मैगजीन। तो मैंने बोला इंटरेस्टिंग लगा, मैं हूँ उड़ीसा से, जगन्नाथ कोई लिखा है तो मुझे अच्छा लगा। मैं अंदर चला गया और जो सज्जन थे वहाँ मैं उनको पूछा, वो रशियन थे सज्जन जो थे। अच्छा, वो रशियन थे? रशियन थे। तो उनको मैंने पूछा, तो इंग्लिश नहीं बोल पाते थे, वो वहाँ ट्रांसलेटर यूज करते हैं। तो उनको मैंने पूछा कि आप ये स्टोर का नाम जगन्नाथ क्यों लिखे? तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको नहीं पता। उनको नहीं पता था कि मैं उड़ीसा से हूँ, मैं इंडिया से हूँ। वो बस पूछा, वो नहीं पता, आपको नहीं पता जो दुनिया का सबसे बड़ा जो किचन है उसको आनंद बाजार बोलते हैं, इट्स ओन्ड बाय प्रभु जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ के जो जगन्नाथ मंदिर में दुनिया का सबसे बड़ा ओपन किचन है। और मेरे जो राशन का सामान है, मैं ये मानता हूँ कि उसी किचन का पार्ट है। मैं इसी इंस्पिरेशन से, वहां से इंस्पिरेशन मिला, उसी बड़े किचन से, इसलिए मैंने नाम जगन्नाथ लिखा। मैंने सोचा हम उड़ीसा में रहते, इंडिया में रहते, मैंने तो जिंदगी में प्रभु जगन्नाथ को इतना बड़ा करके कभी नहीं सोचा। एक रसिया में कहीं दूर, 1000 किलोमीटर दूर कहीं बैठा है और कहीं से पढ़ा छोटा सा चीज, इज नॉट इवन ए हिंदू, नॉट इवन ए इस्कॉन फॉलोअर। अब ऐसा सोचो कि इस्कॉन से होगा तब जाके किया, कोई नाता नहीं है, प्रभु ने किया। तो मैंने सोचा अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ करूंगा जिसमें तो प्रभु के नाम पे ही तो कुछ तो बनाऊंगा। तब जब मैंने ड्रोन बनाया तो ऐसा माना जाता है तो लॉर्ड जगन्नाथ इज एक्चुअली द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। जगन्नाथ में जगत के नाथ, जगत के नाथ है। तो जगत के नाथ जो है, जो आप प्रभु के आंख देखेंगे तो द आईज, सो ही होल्ड्स, हम बोलते हैं उसको चौका आंखी, सो द राउंड आईज, सो You can see everything. You can see everything from anywhere. 360 degree view. 360 डिग्री विजन, वो आप इंस्टा 360 डिग्री आज यूज करते हो, प्रभु के पास वो है शुरू से। तो शुरू से। तो मैंने जब ड्रोन, सर्विलेंस ड्रोन बनाया, सर्विलेंस ड्रोन का पहला नाम उसी प्रभु जगन्नाथ से इंस्पिरेशन लेके जगा दिया। और ड्रोन का डिजाइन भी देखेंगे तो इस हूबहू सेम दिखता है, प्रभु के आईज से इंस्पायर्ड होके। तो इसीलिए मेरा नाम जगा है। और मैं ये मानता हूं कि बस ओनली हम डिफेंस को सर्व करने से काम नहीं बनता है। जैसे आपने नमो ड्रोन दीदी के बारे में बोला, सो व्हाट आई बिलीव, सो द टेक्नोलॉजी, बस सोल्जर्स का हक नहीं होना चाहिए, फार्मर्स का भी हक होना चाहिए। इसी तहत नमो ड्रोन दीदी आया। मैं ये मानता हूँ वी आर नॉट जस्ट ओनली डेजिग्नेटेड टू सिक्योर द स्काईज इन द डिफेंस, we also believe in securing the skies right from defense to devotion। जो प्रभु जगन्नाथ का हर साल एक बहुत बड़ा रथ यात्रा निकलता है। सो रथ यात्रा में 50 लाख प्लस का क्राउड होता है। सब ऐसे माना जाता है कि प्रभु बाहर निकल रहे मंदिर से अपने भक्तों से मिलने के लिए, तो 50 लाख का भीड़ उमड़ आता है। तो उसको मॉनिटरिंग करने, उसका सिक्योरिटी सर्वेलेंस को मॉनिटरिंग करने के लिए, क्राउड को मॉनिटरिंग करने के लिए ये जगा ड्रोन एक बहुत ही प्रभु के नाम से इंस्पायर्ड, प्रभु के जैसे ही ऊपर से, सो आईज इन द स्काई, इसी इंस्पिरेशन से, पावर्ड बाय एआई। तो ये पूरा प्रभु जगन्नाथ के रथ यात्रा को मॉनिटरिंग करता है, उसमें फिर एफिशिएंसी लाता है, पूरा क्राउड कंट्रोल करता है। तो ये है जगा ड्रोन का स्टोरी। ये बस बॉर्डर सिक्योर नहीं कर रहा है, ये बस डिफेंस को नहीं सप्लाई हो रहा है, ये डिवोशन को भी, डिवोशन का सिक्योरिटी सर्वेलेंस को भी इंश्योर कर रहा है। ऑसम, क्या बात है। अभी रिसेंटली हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला और ऑपरेशन सिंदूर के कंट्रीब्यूटर्स के बारे में उन्होंने बात की, और उसमें उन्होंने मेंशन किया स्टार्टअप्स का, वो स्टार्टअप्स एंड वो इनोवेटर्स जो भारत के छोटे छोटे शहरों से, गांव से बिलोंग करते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? फ्रॉम द सॉयल ऑफ संबलपुर टू द स्काइज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर, मैं भी उसी का ही एक पार्ट हूँ जो टियर 2 नहीं, एक गांव से आता है। प्रधानमंत्री साहब हमारे जैसे ही इनोवेटर के ही बात बोले, एक छोटे से संबलपुर उड़ीसा के गांव से निकल के ऑपरेशन सिंदूर के मिशन में शामिल होने के लिए, ये जो अपॉर्चुनिटी प्रधानमंत्री जी ने क्रिएट किया है देश के लिए, देश के जो बच्चों के लिए, देश के इनोवेटर्स के लिए, इसी के बारे में, ये इसका एक, आपको एक नाम चाहिए तो ये नाम है मैं खुद। उसका जो केस स्टडी चाहिए, केस स्टडी है आईजी ड्रोन्स। वहां से निकल के, संबलपुर की धरती से निकल के फिर भारत की धरती को सर्व करने का जो अपॉर्चुनिटी मिला वो प्रधानमंत्री जी के लिए होना है। तो बोधिसत्व, अब रैपिड फायर राउंड हो जाए। ठीक है, तो मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको अपनी ड्रोन्स की स्पीड में आंसर देना है फटाफट। तो बोधिसत्व, 3 पावर हैबिट्स दैट यू स्वेयर बाय। First one is the observation, so I keenly observe everything. Second one is public speaking. I believe like all great storytellers are great leaders,
सो आपको लीडर बनना है तो आपको स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा। 3, सो आई आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। सो दिस 3 थिंग्स आई डू एवरी डे, एवरी टाइम, एवरी आवर। क्या बात है, फैंटास्टिक। ये बताओ, एक यंग फाउंडर के लिए क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जीनियस या ग्रिट या डिटर्मिनेशन? डिटर्मिनेशन, तो प्रिसाइजली वी कॉल इट अ परसिवरेंस। लगे रहना है, आपको आज से लागू रहना है, लगे रहना है जब तक वो मिशन अचीव ना हो। आई एम ए मिशन ड्रिवन पर्सन। फैंटास्टिक। व्हाट इज द मोस्ट अंडररेटेड क्वालिटी ऑफ अ इनोवेटर? Innovator का underrated, just like the perseverance, the kind of leadership also. So all innovators are basically leaders. They see first, then the others actually follows it. So the leadership, हम usually innovator जब होता है हम सोचते हैं scientist, but not. They are also leaders. They are also leaders. Superb. A mistake that you are now grateful for. एक ऐसी गलती जो आपसे हुई और आपने कहा अच्छा हुआ ये गलती हुई। I've already told you. So I failed in NDA and joined engineering college. I considered it as an unfortunate engineers, but now I'm proudly a fortunate engineers. If you were to choose between drones and rocket, abhi, what will you choose? I'll better integrate rockets to drones, and that will be more powerful machine. Superb. One scientist that you are, who's your role model? Dr. APJ Abdul Kalam. क्यों? ग्रासरूट से रॉकेट तक हर चीज वो की है खुद से, छोटे से गांव से निकल के और रॉकेट बनाना और दुनिया का सबसे बड़ा वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट होना। और मैं ऑल्सो वर्क विथ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ऑर्गेनाइजेशन, और मेरे जो गुरु है मुझे वो सिखाते हैं MLM। सो MLM हम जब बोलते हैं तो हम सोचते हैं कि मल्टी लेयर मार्केटिंग, सो ये नहीं है। व्हाट माय गुरु टॉट मी, सो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मेरे गुरु को बताया, तो मेरे गुरु ने मुझे बताया, तो ये है मोर फ्रॉम लेस फॉर मोर। इसका मतलब मोर फ्रॉम लेस, फ्रॉम लेस इन ग्रासरूट कुछ नहीं है आपके पास, यू डेवलप समथिंग मोर फ्रॉम लेस, and whatever you developed should serve the entire society. Has larger impact. Larger impact. More from less for more. क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत। और ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मानते हैं, इसलिए मेरे रोल मॉडल है। ब्यूटीफुल। अच्छा, हमारी यंग ऑडियंस के कुछ सवाल हैं आपके लिए। आर यू रेडी फॉर इट? हाँ, ठीक है। Hello sir, I am Uday Kumar and I am from IIT IIM Ahmedabad, and I wanted to ask, does working on a mission critical tech feels like a form of national duty, and what drives you to keep showing up every day? Thank you. So it's an interesting question. I've already answered it. So like I'm a mission driven person. मुझे ना सक्सेस से खुशी मिलता है ना मुझे फेल्योर से दुख होता है, मुझे बस मिशन से। जब मेरा रॉकेट फायर होके ऊपर ऑल्टीट्यूड में लॉन्च हुआ वो मेरा मिशन था, वो मुझे खुशी मिला। जितने बार फेल्योर हो उसमें मुझे कोई दुख ही नहीं मैं। और मेरे जब ड्रोन आज के टाइम पे जो बॉर्डर क्रॉस करके मिशन एक्म्प्लिश्ड होता है तब जाके मुझे खुशी मिलता है, ना उसके बीच में जो फेल्योर होता है, ना उसके बीच में जो अवार्ड्स मिलता है, पेटेंट मिलता है, आज जो पॉडकास्ट में इन्वाइट होता है, इससे मुझे खुशी नहीं मिलता है। मैं मिशन ड्रिवन पर्सन हूँ, इसलिए मुझे रोज रोज काम करने में, सेम काम करने में और मिशन को अचीव करने के लिए कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। क्या बात है, ब्यूटीफुल। Hello sir, my name is Ishan Mishra and I am from Maharaja Grasen Institute of Technology. I want to ask, what's your advice to someone torn between the stable job offer and the urge to build something of their own in this field? Thank you. ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। डेफिनेट वो भी मेरे सामने वो था कि जॉब ज्वाइन करो कि रिस्क लो, अपना धंधा बनाओ। तो एक ही चीज है, यू हैव टू टेक रिस्क, नॉट टुमारो, नॉट डे आफ्टर टुमारो, नॉट टुडे, नाउ। अभी लेना पड़ेगा, यू हैव टू डू इट नाउ। ये मूनलाइटिंग से आप धंधा नहीं बना सकते हो, मूनलाइटिंग से आप यू कैंट बी ए क्रिएटर, जॉब क्रिएटर्स। आपको करना है तो आज ही करना है, रिस्क लेना है तो आज ही लेना है। आप ऐसे सोचो कि मैं थोड़ा इकोनॉमिकली साउंड बैकग्राउंड से नहीं हूं तो मैं कैसे फाइनेंशियली मैनेज करूंगा, वो चीज को, फैमिली प्रेशर को कैसे हैंडल करूंगा। इसीलिए तो स्टार्टअप इंडिया का फ्यू करोड़ फंड अवेलेबल है। आपको हैंड होल्डिंग, मेंटरिंग, सपोर्ट चाहिए, इसलिए हमने इनोवेशन इकोसिस्टम का इतना बड़ा नेटवर्क बनाया है देश में। आज हम 10 साल पुरानी बात नहीं बोल रहे,
हम 2014 के जो नया भारत प्रधानमंत्री जी बोल रहे, उसी भारत के प्रोडक्ट हैं हम, उसी भारत के युवा हैं। हमारे लिए जो जो प्रॉब्लम पहले था धंधा बनाने के लिए, स्टार्टअप बनाने के लिए, रिस्क टेकिंग के लिए, वो सारे चीज अभी सॉल्व है। आपको ओनली एक ही चीज करना है, टेक द रिस्क। क्या बात है, गो। Hi sir, I am Tisha Kanwal and I am from Bharati Vidyapeeth College of Engineering Pune, and my question is, what is the biggest myth about success that young people should stop believing? Myth of the success is the moment you define your mission. आज ये मेरा माइलस्टोन है, ये मिल जाए तो मुझे खुशी मिलेगा, एंड यू फील accomplished that day. What Steve Jobs says, stay hungry, stay foolish. लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। आज एक मिशन खत्म हुआ, नेक्स्ट मिशन खत्म हुआ, नेक्स्ट मिशन। ये मिशन चालू होना चाहिए। मिशन 1 2 3 4 5, नॉट ए सिंगल मिशन। वो लगे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए। बीच में जो सक्सेस है, मैं सक्सेस को बहुत बड़ा चीज नहीं मानता हूँ, बहुत बड़ा खुशी नहीं मानता हूँ। आपका मिशन ही आपका सक्सेस है, और मिशन कंटिन्यूस होना चाहिए। इट्स अ जर्नी। You enjoy the journey. Hi sir, I'm Pariti Pandey. I'm from Guru Tegh Bahadur Institute of Technology. My question is, if you had 1 hour with your younger self in college, what would you teach him first? तो अगर आप, if you meet yourself, the younger बोधिसत्व, तो पहली क्या वो आप मंत्र दोगे, क्या वो सबक दोगे? मैं आज भी ऐसे सोचता हूँ कि मैं कॉलेज में ही हूँ, इसलिए मेरे पास वो पैशन है कि मैं कर पाता हूँ। बट आज सच में कोई मुझे बोले कि तुम अपना यंगर वर्जन ऑफ बोधिसत्व को मिलते हो, तो मैं और थोड़ा करेजियस होने के लिए थोड़ा छोटा बोधिसत्व को बोलूँगा। मुझे जो अभी 10 साल लगा जो चीज़ को करने के लिए, वो हर कोई बच्चा उसको 1-2 साल में भी कर सकता है। थोड़ा और ज़्यादा करेजियस, और थोड़े रिस्क, और थोड़ा रिस्क टेकर, वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी होना चाहिए, और थोड़ा ज़्यादा। मैंने लिया, रॉकेट उड़ाया, वो किया, उतना मैं खुश नहीं हूँ आज। मैं आज भी जब पुराने वर्जन ऑफ बोधिसत्व को देखता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं, वो तो कहीं तो डरता था। अपने टीचर से डरता था, अपने पेरेंट्स से डरता था, अपने फ्रेंड्स से डरता था। तो वो और ज़्यादा बड़ा रिस्क टेकर होना चाहिए था। क्या बात है। और मैं थोड़ा सा, तो सिंस ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम स्टूडेंट्स, पर्टिकुलरली इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ने पूछा, तो मैं एक चीज़ बोलूँगा, एक मेरा मंत्र है इनोवेट करने के लिए। आपको ऐसा लगता होगा बोधिसत्व एक ब्लेस्ड बच्चा है, मैं नहीं मानता हूँ। मुझे लगता है कि भारत का हर बच्चा, ये दुनिया का हर बच्चा ब्लेस्ड बच्चा है। उसको एक राइट प्लेटफॉर्म, राइट अपॉर्चुनिटी, राइट अप्रोच की ज़रूरत है। वो नहीं मिलता है, तब जाके वो नहीं कर पाता है। वो फायर सब में नहीं आता है, उसको एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है, फिर वो फायर आता है, वो जज्बात आता है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि इनोवेशन इज नॉट समवन्स बर्थ राइट, एनीवन कैन बी एन इनोवेटर। कैसे? मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला बनाया, मैं आपको बताता हूँ। उसी फॉर्मूला तहत मैंने भी इनोवेट किया। I plus I is equal to I. अच्छा। Can ask me what all these 3 I's are. The first I stands for interest. वो इंटरेस्ट आपके पास होना चाहिए सबसे पहले। No one can help you with that. वो आपके अंदर से आना चाहिए, अंदर से वो आग होना चाहिए, मुझे इंटरेस्ट है सीखने का। The second I stands for information. Information means internet. आज के टाइम पे information means internet. फर्स्ट आपके पास इंटरेस्ट होना चाहिए, then you have to ask, आपके पास एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, देन इट विल रिजल्ट इनोवेशन। तो भारत का हर बच्चा, विश्व का हर बच्चा कैपेबल है आज के टाइम पे इनोवेटर बनने के लिए। अगर तुम्हारे पास जस्ट इंटरेस्ट होना चाहिए, बाकी तो सारी चीजें, बाकी सारी इंफॉर्मेशन है। पहले क्या होता था, जो एलिट लाइब्रेरीज होता था, जो एलिट रिसर्च पेपर जर्नल जिसके पास एक्सेस था, वही साइंटिस्ट होते थे, वही इनोवेटर्स होते थे। आज के टाइम पे वो नहीं है। एनीवन कैन गो डू गूगल एंड फिगर आउट ऑल दिस थिंग्स। सारे चीज डिजिटल फॉर्मेट में है। दिस इज द पावर ऑफ डिजिटल। जो डिजिटल इंडिया के जो मिशन की बात बोल रहे हैं हम, वही है। कोई भी बच्चा कर पाएगा, कोई भी बच्चा इनोवेटर हो पाएगा। I plus I is equal to I. Anyone can be an innovator. कोई बच्चा ब्लेस्ड बच्चा नहीं है। हर बच्चा, मैं ओनली ब्लेस्ड बच्चा नहीं हूं, हर बच्चा ब्लेस्ड बच्चा है। भारत का बच्चा ब्लेस्ड बच्चा है। अच्छा बोधिसत्व, द इंडियन ड्रोन मार्केट is now slated for exponential growth. Drone market in general worldwide, उसका टाइम आ चुका है, right? तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या है यंग इंडियंस के लिए? राइट। सो अपना टाइम आएगा, एक्चुअली अपना टाइम आ गया। तो
आज के टाइम पे आज वी आर टॉकिंग, सो इंडिया में 1 लाख ड्रोन पायलट्स की जरूरत है। और ये भी अगेन प्रधानमंत्री साहब ने ये बोला कि ये जो ड्रोन पायलट से बेसिकली टियर 1 टियर 2 से नहीं आएंगे, ये गाँव से एक रिवर्स माइग्रेशन होगा। जैसे कोविड के बाद आप देखिए कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ, जी। शहर से लेके गांव लोग चले गए। ड्रोन कहाँ यूज होता है, आप थोड़ा उसको समझ लो। ड्रोन, वी यूज ड्रोन्स वेयर इट इज इनएक्सेसिबल, जहाँ Remote आदमी नहीं areas. जा सकते, रिमोट एरिया में यूज होता है। तो रिमोट एरिया है कहाँ, अपने गांव है। और गांव में वर्कफोर्स कहाँ से आएंगे? दिल्ली से जाके बंदा जोरहाट में ड्रोन नहीं उड़ा सकता, गुवाहाटी में नहीं ड्रोन उड़ा सकता, उसको गांव से ही वर्कफोर्स चाहिए। और जो ये जो वर्कफोर्स क्रिएट होगा, फर्स्ट टाइम एक इंडस्ट्री बन रहा है जिसमें वर्कफोर्स गांव से निकल रहा है, ना कि टॉप टियर 1 सिटी से। ब्यूटीफुल। और ये 1 लाख ड्रोन पायलट की जरूरत है, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, फोटोग्राफी। आज के टाइम पे हम अभी, हमारा एक डिवीजन है इनफैक्ट द आईजी स्किल्स, हमने जो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके साथ मिलकर हमने एक जॉइंट वेंचर बनाया। उसके तहत हमारा एक मिशन है 10 मिलियन भारतीय युवाओं को ड्रोन से शिक्षा देना। स्कूल लेवल से लेके पीजी तक आपको ड्रोन से शिक्षा देना। जो 10+2 के जो बच्चे हैं, जो पिछड़े बच्चे हम मानते हैं कि पढ़ाई में उतना आगे नहीं है, उनको स्किलिंग करना, जो स्किल इंडिया मिशन के तहत ड्रोन पायलट्स को रेडी करना। और ड्रोन एक ऐसा सेक्टर है जिसमें ड्रोन पायलट भी है, ड्रोन डिजाइनर भी है, ड्रोन मैन्युफैक्चरर है। ऐसे 60 जॉब रोल्स अवेलेबल है। आप नॉर्मल ड्रोन दीदी में देखिए, नॉर्मल वुमेन दे आर एम्पावर्ड, अपस्किल्ड एज ए ड्रोन पायलट। ये पूरा कहानी इसमें है। आज 1 लाख जो ड्रोन पायलट्स के मैं जॉब बोल रहा हूँ, ड्रोन पायलट्स, नॉट ड्रोन इंजीनियर्स। ये आने वाले समय में जो भारत ड्रोन हब बनेगा 2030 में, तो तब तक ये डिमांड बढ़ के 20 लाख 30 लाख तक पहुंच जाएगा। सो इट विल बी एन इंडस्ट्री इटसेल्फ। आज ये नासेंट स्टेज में है, मे बी एक इवॉल्विंग स्टेज में है, ग्रोइंग स्टेज में है, वो एक बार एक फुल फ्लेज स्टेज में, नॉट जस्ट फॉर द डिफेंस बट एज वेल एज फॉर द कमर्शियल एंड कंज्यूमर सेगमेंट, ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री बनने वाला है। You can also compare it with the automobile revolution. The way India is leading the automobile revolution in the globe, इसी तहत हम ड्रोन रिवोल्यूशन को आप कंपेयर कर सकते हो, हम उसको लीड करेंगे 2030 तक। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने सपना दिखाया कि भारत ड्रोन कैपिटल होगा, वो होगा ही होगा। क्या बात है। अच्छा, 3 स्किल्स फॉर यंग इंडियंस टू गेट अपॉर्चुनिटी इन द ड्रोन सेक्टर, 3 वो क्या स्किल्स होंगे जिस पे उनको काम करना चाहिए? नहीं, बेसिकली ड्रोन ऐसे डिफाइंड स्किल्स नहीं है। यू डोंट नीड सुपर, ये कम्युनिकेशन होना चाहिए, वो होना चाहिए। फिर भी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 में बोलता हूँ। सो बेसिक जो भारत सरकार की जो ड्रोन रूल्स है उसी के हिसाब से 10+2 का आपकी क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। पहला वो मिनिमम बेसिक का आपके पास क्वालिफिकेशन हो जाना चाहिए। सेकेंड है आपको वो एरियल प्लेटफॉर्म के साथ, जो गेमिंग प्लेटफॉर्म है उसके साथ खेलने का आपको मजा आ जाना चाहिए। इफ यू आर गुड एट playing games, you can also fly drones. Oh, wow. It's a very easy. That's why जो भारतीय जो रूरल यूथ है, they're mostly into the playing mobile games. तो वो लोग डायरेक्टली, जो आज उनको बेकार बोलते हैं, हम ऐसे ही काम नहीं कर रहे, ऐसे बैठे हो, तो they will get an opportunity to fly drones. The third one is the minimum communication. So either हिंदी, इंग्लिश और कोई भारतीय भाषा में थोड़ा लैंग्वेज हो जाना चाहिए, ताकि इंटर स्टेट में आप काम कर सकते हो। ये 3 अगर होता है, anyone can be a drone pilot. And the thing is, it's not gender biased. आप ओनली मेल होगे तब जाके ड्रोन पायलट्स में हो सकते हैं, बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। एनीवन कैन बी अ ड्रोन पायलट। इट्स वेरी इजी टू फ्लाई। यू कैन एक्चुअली फ्लाई ड्रोन विथ योर स्मार्टफोन। अगर मोबाइल फोन चलाना आता है देन यू कैन, तो आपके पास वो ऐसे कोई डिफाइंड स्किल सेट नहीं है। दिस इज द ब्यूटी। आप एयर होस्टेस बनना चाहोगे, आपके पास ये 10 चेक पॉइंट्स आएंगे, ये होना चाहिए। आप होटल में भी वेटर बनना चाहोगे, 10 चेकलिस्ट आएगा, बट ड्रोन में कोई चेकलिस्ट नहीं है। मोबाइल फोन चलाना आता है, हाँ, तो आप कर सकते हो। अच्छा, एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट ड्रोन एज इंडस्ट्री, जैसे आपने कहा कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी, तो जितने भी हमारे यंग ऑडियंस है जो इस पॉडकास्ट को देखेंगे, 2 या 3 ऐसी क्या स्किल्स हैं अगर वो डेवलप करें तो दे विल बिकम यूजफुल एंड एम्प्लॉयबल इन द ड्रोन इंडस्ट्री? देखिए, एक तो है ड्रोन पायलटिंग का। ड्रोन पायलटिंग के लिए आपको बहुत कुछ नहीं चाहिए। सो मेरे मानना यह है कि जो गाड़ी बनाने के लिए यू नीड एन ऑटोमोबाइल इंजीनियर, गाड़ी चलाने के लिए एनीवन कैन ड्राइव द कार। फॉर एग्जाम्पल सेम थिंग विद द ड्रोन इंडस्ट्री। ड्रोन पायलट्स बहुत ईजी है, बट फॉर द ड्रोन इंजीनियर्स वी नीड एक्चुअली वेरी गुड एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर्स। द थिंग वी आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। तो आज के टाइम पे एम्बेडेड सिस्टम में, इलेक्ट्रॉनिक्स में हम थोड़ा पीछे, हम आईटी में बहुत ज़्यादा आगे चले गए, बट एम्बेडेड इकोसिस्टम में हमें पीछे। वी नीड टू कैच अप बिकॉज अदरवाइज वी कैन नॉट बी ए हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग हब ऑल टाइम। हम
जो ब्रिक्स एंड मोटर का बहुत अच्छा इंडिया में इकोसिस्टम है, बट जो इलेक्ट्रॉनिक्स का इकोसिस्टम हमारे पास यहाँ नहीं है. हमें वी नीड बेस्ट ऑफ द बेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, फिर जाके वो ड्रोन्स में काफी अच्छा काम करेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी. थर्ड वन इज द एआई. सो ऑलरेडी अलाइंड विद द इंडिया एआई मिशन. सो हमारे इंडिया में एआई में बहुत सारा काम हो रहा है. सो वी आर ऑलरेडी कोपिंग अप विद द ग्लोबल डेवलपमेंट्स. बट अगर ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जो ड्रोन स्पेसिफिक एआईज में काम करे, so future warfare will be all drone and AI. So drone will not be operated by humans or the soldiers, it will be operated by AIs. Even in the agriculture sector, so drone will be autonomous. So drone will take up, go fly and get the intelligence report to the AI. So embedded system and AI has a huge future. ये niche है, ये very talented mind skill set के बच्चे चाहिए, इसमें इंजीनियर्स चाहिए जो उसको आगे लेके चले, कि ताकि हम ड्रोन रिवोल्यूशन को सो वी विल लीड इट फ्रॉम द फ्रंट, ना कि हम उसको फॉलो करें. और इसमें बहुत स्कोप है. बहुत, दिस इज द टाइम टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. बहुत ज्यादा स्कोप है. क्या बात है. जाते जाते बोधिसत्व, आपने वैसे तो यूथ के लिए बहुत मैसेजेस दिए हैं इस पॉडकास्ट में, बट अगर आप इसको डिस्टिल करके एक मैसेज टू द यंग ऑडियंस ऑफ द जीडीपी पॉडकास्ट. सो यंग ऑडियंस को मैं ही बोलना चाहता हूँ कि इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, आप भारतीय युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो, जरूर नहीं आप 10 साल एक्सपीरियंस लो, 15 साल एक्सपीरियंस लो, फिर जाके करो. आज से ही चालू करो. एंड नॉट नेसेसरली इन एआई, नॉट नेसेसरली इन ड्रोन, नॉट नेसेसरली इन द स्पेस, नॉट नेसेसरली इन सुपर साई-फाई टेक्नोलॉजी. वट एवर यू आर गुड एट, व्हाट आई बिलीव, जो आसाम का जो बच्चा मुझे वो देख रहा है, वो बाम्बू में सबसे बढ़िया एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, ना कि वो एआई में कुछ बनाए. जो राजस्थान का है, जो ट्रेडिशनल आर्ट्स एंड होटल इंडस्ट्री का है, वो उसका ही बेस्ट एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. जो साउथ से आ रहा है, जो केरला से आ रहा है, कोकोनट को लेके दुनिया का सबसे बड़ा कोकोनट एंटरप्राइज बनाने के लिए वो सोचना चाहिए. जो हमारे लोकलिटी का जो खासियत है, नॉट नेसेसरली ओनली साई-फाई एंड टेक्नोलॉजी, आपके जो लोकल जो स्पेशलिटी है उसको लेके के ग्लोबल एंटरप्राइज बनाने के लिए सोचिए, तब जाके होगा. जिस हिसाब से पेरिस ने आज, हम क्यों अगर ग्लोबल मिलानो एंड जो इटली का मिलानो एंड पेरिस, फ्रांस का पेरिस के बारे में हो रहे, लग्जरी ब्रांड मतलब लुई वितन भी एक सिंपल, एक छोटा सा बैग रिपेयरिंग शॉप था उनका. वो रिपेयर कर रहे थे, बना रहे थे, ट्रैवल बैग्स बना रहे थे, वहां से ग्लोबल लग्जरी ब्रांड बना. क्यों नहीं हम एक ग्लोबल बंबू ब्रांड बना सकते? क्यों नहीं ग्लोबल होटल चेन का ब्रांड बना सकते? वो भारतीय युवा ही बनाएंगे, बट वो सपना देखने की जरूरत है. सो मैं माइकल जॉर्डन का भी एक फैन हूं, तो वो सोचता है कि हर चीज 2 बार होता है. एक बार आपके दिमाग में, दूसरी बार रियलिटी में. पहले दिमाग में सपना देखना सीखो. वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी वही चीज बोलते हैं, हर कोई यही बोलता है, सपना देखो. वो यू ड्रीम, जितने बड़े सपने देखोगे आपकी रियलिटी उतना अच्छा होगा. जितना सपना कम देखोगे, जितना छोटे सोच रखोगे, काम भी उतना छोटे बनेगा. तो ड्रीम बिग. बोधिसत्व, हमने कई पॉडकास्ट किए, लेकिन इतना हाई एनर्जी, इतना एक्सप्लोसिव और इतना मीनिंगफुल पॉडकास्ट हमने नहीं किया. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. जय भारत, जय जगन्नाथ. जय भारत, जय जगन्नाथ.